हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो भाई सब लोग? तो फाइनली मेरे प्यारे भाई, ग्रुप डी के आपकी एग्जाम आ चुकी है। और इस एग्जाम के लिए ना मैं एक बेहतरीन वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। ज़्यादा बातें करे बिना मैं आपको सीधी काम की बात बताता हूँ। नंबर सिस्टम का ये वीडियो है। और नंबर सिस्टम के अंदर अगर ये एकमात्र आप वीडियो देखते हो ना मेरे प्यारे भाई, शुरू के आधे घंटे के अंदर आप ये सारे टॉपिक बिल्कुल बेसिक से जान जाओगे। अगर किसी ने भी पहले कभी भी नहीं पढ़ा है तो भी मैं इस बात की गारंटी आपको दे सकता हूं कि शुरू के आधे घंटे में आप इतना अच्छे से कंसेप्ट सीख लोगे। और आखिरी के एक घंटे में मैं आपको सारे जो लेटेस्ट क्वेश्चंस है, जैसे ये सारे मैं कंसेप्चुअल सवाल लाया हूं। उसके बाद जो इन दिनों पूछे जा रहे हैं, जो प्रेजेंट में 2025-24 के अंदर जितने भी एग्जाम हुई है उनके जो बेस्ट क्वेश्चंस है, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे सीबीटी 1 हो, चाहे सीबीटी 2 हो, उन सब के अच्छे सवाल जिनसे कंसेप्ट डेवलप हो सके। मेरा जो 6-7 साल का जो अनुभव रहा है पढ़ाने में, खुद ने भी मैंने कई सारी जॉब निकाली है। उन सभी के आधार पे मैं ये आपको ये दावा कर सकता हूं मेरे प्यारे भाई कि मात्र 2 घंटे की क्लास के अंदर इससे बेहतर रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए सेशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये क्लास पूरी देखोगे। चूंकि मैं इसको रिकॉर्डेड क्यों दे रहा हूं, लाइव क्यों नहीं दे रहा हूं, इसकी भी वजह यही है कि आप 2x की स्पीड में देख सको। मुझे कोई जल्दी नहीं है, इसलिए मैं कतई सुकून से पढ़ाऊंगा। मतलब अगर आप जीवन में पहली बार नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो या फिर रिवीजन के इरादे से पढ़ रहे हो, दोनों ही केस में आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। क्योंकि मुझे जल्दी है नहीं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप भी तबीयत से पढ़ेंगे। जिस बच्चे का नॉलेज थोड़ा स्तर अच्छा है वो 2x की स्पीड में देख ले या 1.5 में देख ले। लेकिन जो बच्चा काफी दिन से कह रहा है कि सर नंबर सिस्टम की क्लास नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, वो मेरे प्यारे भाई पक्का इस क्लास को पूरा देख लो। और अपना जो टेलीग्राम चैनल है का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे चुका हूं, उसके अंदर जाके इसे डाउनलोड कर लेना और सारे सवाल एक बार फिर से क्लास देखने के बाद एक बार सारे आंखों से निकाल लेना। कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो अपन चलते हैं, सबसे पहले कंसेप्ट के पास चलते हैं। क्योंकि ये हमारा फाउंडेशन बैच नहीं है, तो मैं आपको ऐसा नहीं होगा कि हर एक कंसेप्ट में आधा आधा एक एक घंटा लगाऊंगा। मुझे आधे ही घंटे में सारे कंसेप्ट सिखाने। तो जितने भी टॉपिक है, चाहे आप इकाई अंक कहिए, यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी, विभाज्यता, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या, प्राइम नंबर यानी जिसे आप अभाज्य संख्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं, और अलग अलग मिसेलेनियस टाइप है, सारे मैं वन बाय वन करके सवालों के माध्यम से आपके क्लियर करूंगा। ना कि मैं आपको हर एक टॉपिक के लिए एक एक घंटा खर्च करने की बजाय मैं सारे सवालों से ही सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। ठीक है प्यारे भाई? तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अच्छे से फोकस होके। अगर आपने क्लास शुरू करी है तो मेरे प्यारे भाई सही से फोकस होके, अगर आप सोच पा रहे हो कि 2 घंटे कम से कम लगातार पढ़ पाओ तभी देखिए, वरना कोई खास फायदा होने वाला है नहीं। अगर आप बार बार कभी ये क्लास देखी, कभी ये क्लास देखी, आप 50 क्लास देख लोगे लेकिन रिवीजन नहीं हो पाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई? पहला सवाल है, पहला टॉपिक हमारा रहेगा यूनिट डिजिट। इसके अपन कुछ सवाल बनाएंगे। बेसिकली आप सबको यार पता होगा, अगर आप एग्जाम टाइम तक आ चुके हो तो कोई भी नंबर है जैसे 5700, 5678, तो आखिरी का नंबर होता है, इसे अपन कहते हैं इकाई अंक या यूनिट डिजिट। इतना आप सबको पता है। अब मैं कम से कम 20-25 इसके सवाल लूंगा, जिससे कि इससे संबंधित जितने भी सवाल अब तक पूछे गए हैं वो सारे आपके कवर हो जाने हैं। ठीक है प्यारे भाई? तो अगर आप अपने इस सेशन में पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी आपके दोस्तों को भी भेज दीजिए जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन सभी बेहतरीन प्लेटफॉर्म के बारे में पता चल सके। पहला सवाल है, सभी विषम संख्याएं, जितनी भी विषम संख्याएं मेरे प्यारे भाई आपको पता होना चाहिए, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ये सारी दुनिया की विषम संख्याएं हैं। और इन सभी विषम संख्याओं को अगर मैं गुणा कर दूं, जितने भी विषम संख्या इस दुनिया में, अगर इन सभी को मैं गुणा कर दूं, सभी को अगर मैं गुणा कर दूं, तो मुझे आप बताइए कि इकाई का अंक क्या होगा। सर ये क्या सवाल हो गया? दुनिया में तो अथाह संख्याएं हैं, करोड़ों संख्याएं हैं, इन सबको हम कैसे गुणा कर सकते हैं? क्या ये संभव है? आप में से ज्यादातर बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ऐसा तो संभव नहीं है। बिल्कुल संभव है। यहां पे एक छोटा सा लॉजिक काम करता है मेरे भाई, ध्यान से देखिए। लॉजिक क्या काम करता है कि अगर कभी भी आप 5 को, अगर इन विषम संख्याओं में एक ऐसी संख्या है जो 5 है,
5 एक विषम संख्या है, ओड नंबर है, और 5 को कभी भी किसी भी विषम यानी ओड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को कभी भी किसी भी ओड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिजल्ट में मेरे भाई आखिर में एक विषम संख्या ही मिलती है। यानी मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सीखना कि 5 को अगर मैं 1 से गुणा करूंगा तो आएगा 5, 5 को अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो आएगा 5 3 15 है, 5 को अगर मैं 5 से गुणा करूंगा तो आएगा 5 × 5 25। यानी मैं जितनी भी संख्याएं देख पा रहा हूं ना, उनके आखिर में मुझे 5 दिखाई दे रहा है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? यानी 5 अगर है तो वो हमेशा विषम संख्याओं से गुणा होकर आखिर में 5 ही बनाता है। तो जितनी दुनिया की विषम संख्याएं हैं उन सभी के जब गुणा होगा उसके आखिर में प्यारे प्यारे भाई 5 आने वाला है, ये दिमाग में बिठा लो। तो अब से ये सवाल आपके लिए फैक्चुअल भी हो गया है, यानी अब से ये आपको याद भी रहना चाहिए। ऐसे सवालों के अंदर ज्यादा वक्त लगाने की जरूरत है नहीं, है ना? अब हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल इवन नंबर्स। जहां पहले हमने विषम संख्या की बात करी, यहां मैं बात कर रहा हूं दुनिया की सारी सम संख्याएं। और जब मैं बात करता हूं सम संख्याएं तो देखो जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, जितनी भी दुनिया की विषम संख्याएं हैं। थोड़ा सा ये लेग कर रहा है तो थोड़ा सा बीच बीच में कोऑपरेट कीजिए, है ना? देखिए 2 4 6 8 10 12 ऐसे बहुत सारी सम संख्याएं हैं मेरे प्यारे भाई। जब इन सम संख्याओं को मैं गुणा करता हूं उसी बीच मैंने देखा कि एक 10 आ गया, और 10 के आखिर में जो है वो है 0। अब मैं आखिर में अगर एक बार 0 आ गया ना, तो अब इसको कभी भी किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा ये 0 ही बना देगा। तो जब भी मैं सम संख्याओं के गुणनफल की बात करता हूं वो बार बार 0 देता है, 10 में, 20 में, 30 में, 40 में। तो यहां पे अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 0। हाँ या ना? इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई मुझे बताइए, फिर मैं अगले सवाल में चलता हूं। देखिए अगला सवाल, मैं बता रहा हूं ना भाई, कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। जिसको नंबर सिस्टम का एंड भी नहीं मालूम वो भी आज सारी चीजें सीख के जाएगा। अगर मेरी क्लास में कोई आया है तो मेरे प्यारे भाई वो सीख के ही जाएगा, यकीन मानो मेरी बात का। ये जितने भी नंबर्स हैं इनका यूनिट डिजिट क्या होगा? बेसिकली देखो ये लिखा हुआ है 91 94 95 96 97 98 99, इस तरह से नंबर दिखाई दे रहे हैं। मुझे पता है जैसे मैं गुणा करूंगा सर आखिर में 0 आ गया, ऐसे ही तो कर रहे हैं। आखिर यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट मतलब आप समझ रहे होंगे मेरे प्यारे भाई कि ये जो आखिर का अंक है। ऐसे सवालों में आप देखो क्या कहीं पे आखिर में 5 मिला? बिल्कुल मिला। 5 के साथ में क्या देखा कि 5 के साथ में जब भी विषम मिलती है, 5 के साथ में जब भी मुझे विषम संख्या मिलती है तो उस संख्या के आखिर में 5 आता है। लेकिन 5 के साथ कोई सम संख्या तो उसके में मेरे भाई 0 आता है। क्या आता है? 0, क्योंकि 5 को जब 2 से गुणा करूंगा तो हो जाएगा 10, 5 को जब 4 से गुणा करूंगा तो हो जाएगा, इसी तरह कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगा आखिर में 0 आएगा। तो 5 है और यहाँ पे आखिर में सम संख्या भी है, इवन 5 चौके 20। अब कभी भी 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आना है। ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान में रखते हो तो कभी कोई डाउट नहीं आएगा मेरे भाई। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ये टाइप समझ लीजिए, उसके बाद आपके लिए चीजें समझना आसान हो जाएगी। जैसे कोई भी नंबर लिखा है, मान लीजिए ये लिखा है 1 2 3 4 3 2 और इसके ऊपर घात है 5 4 3 2 5। ऐसा कोई भी सवाल है, उस पहले मैं ये बताता हूं उसके बाद ये बताएंगे। चाहे कितना भी नंबर हो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हम अगर चाहते हैं कि इसका इकाई अंक क्या होगा तो हम घात में क्या लिखा हुआ है उसके आखिर के 2 डिजिट देखेंगे। घात में जो लिखा हुआ है, पावर में जो लिखा हुआ है उसके आखिर के 2 डिजिट देखेंगे। आखिर के 2 डिजिट जो 25 है उसमें 4 का भाग लगाओ,
25 में 4 का भाग लगाने पर, यानी आखिर के 2 डिजिट में 4 का भाग लगाने पर रिमेनिंग यानी शेषफल क्या बचता है सर? शेषफल बचता है 6 चौके 24, 25 में से 24 गया 1, तो वो जो 1 आया ना शेषफल, यहां से जो रिमाइंडर 1 आया ना, वो इस यूनिट डिजिट की पावर में लिख दो, वही इस पूरे सॉल्यूशन का इकाई अंक होगा। पूरे सॉल्यूशन का ये इकाई अंक होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से समझ। जैसे मेरे प्यारे भाई यहां पे लिखा हुआ है 22, 22 की जो घात है ना वो है 2021। जैसे मेरे प्यारे भाई यहां लिखा हुआ है 22, और 22 की जो घात है ना वो लिखा हुआ है 2021। क्या लिखा हुआ है? 2021। मैं क्या चीज देख रहा हूं यहां पर कि ये जो आखिर के 2 डिजिट है इसमें 4 का भाग लगाना है। 21 में जब 4 का भाग लगाऊंगा, 21 4 का भाग 5 बार चला गया, कितनी बार गया इससे मतलब नहीं है, शेषफल कितना बचा? शेषफल बचा सर, रिमाइंडर बचा सर, रिमाइंडर शेषफल बचा सर 1। 21 में 4 का भाग दिया, 5 का 20, 21 में से 20 गया, 1 बच गया। ये जो 1 है ना इस यूनिट डिजिट के ऊपर लगा दो, हाथ में लगा, 2 के ऊपर 1 लगा, यानी 2 आपका जवाब हो जाए। फिर से बताता हूं, ध्यान से समझना मेरे भाई। जैसे ये आपका सवाल है, ठीक है भाई, आपको ये देखना है, यहां लिखा हुआ है 199 की घात 299, यहां लिखा हुआ है 199 की घात 200। मुझे मेरे प्यारे भाई ये देखना है कि मुझे मतलब नहीं है ऊपर कितना बड़ा नंबर है, जो ये आखिर के 2 डिजिट है उसमें 4 का भाग लगाना है। तो मैं जब 99 में 4 का भाग लगाता हूं तो मैं देखता हूं 1 बार चला गया, मैं 99 में 4 का भाग लगाऊंगा तो 1 बार चला गया, 2 बार चला गया, 1 19, 4 चौका 16, 4 बार चला गया, यानी 24 चौके 96। 99 में से 96 घटाओ, 99 में से 96 घटाए सर बच गए 3। 3 मुझे रिमाइंडर याद रखना है, शेषफल निकालना है, फिर बोल रहा हूं रिमाइंडर निकालना है, और जो भी रिमाइंडर आता है उसको इस यूनिट डिजिट के पावर पे लगा दो, 9 के ऊपर लगा दो। 9 का क्यूब होता है 729, आखिर में कितना आया? 9, जो इसके आखिर में आए वही आपका जवाब है। आया ना? बात क्लियर हो रही है ना? ऐसे मैं कई सारे सवाल करवाऊंगा, आपको 100% याद रहेगा। ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें कोई कैलकुलेशन एरर भी नहीं है, ये मुझे आप करके बताओ कैसे करोगे। ये वाला सवाल जल्दी से आप ट्राई करो मेरे भाई, ये वाला सवाल जल्दी से आप ट्राई करो, कैसे इस सवाल को आप कर लोगे मुझे बताओ जल्दी से। कमेंट करके जवाब दो इसका, फिर आप देखो कि क्या जवाब सही आया। इसमें कैलकुलेशन एरर भी नहीं है। सबसे पहले 3 की घात 4 को सोल्व कर लो। 3 की घात 4 का मतलब होता है बेसिकली 3 खुद से 4 बार गुणा हो गया, यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो 3 की घात 4 का मतलब बेसिकली हो गया 81। कितना हो गया मेरे भाई? 81। तो 17 की पावर 81। और अब आपने सीख लिया है ऑलरेडी कि गुरुजी इस पे भाग लगाओ 4 का, पीछे बच गया 1, इस 7 की घात 1 लगा दो, 7 जवाब। बात क्लियर है? बात अब मेरे हिसाब से क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए ये धीरे धीरे सवाल का लेवल भी बढ़ाते हैं। सर ये वाला सवाल है तो पहले तो देखो 5 की कोई भी घात हो, 2 घात हो, 5 की घात 3 हो, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 5 की घात 4 जब करोगे तो 625 होगा। 5 की कोई भी घात हो उसका यूनिट डिजिट 5 ही आता है, दिमाग में होना चाहिए ये बात। इसलिए इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 5 ही आएगा, प्लस इसका 6 भी ये सही है, 6 की घात 1 6। ये कुछ बेसिक बातें याद ही रख लो तो अच्छा है। 6 की घात 2 36, 6 की घात 3 216, 6 की घात 4 1296। सभी के अंत में 6 है, यानी 6 भी यूनिट डिजिट 6 ही देता है, 1 1 भी यूनिट डिजिट 1 ही देता है। तो 5 और 6 11 और 1 12, 12 का यूनिट डिजिट है 2, 12 का इकाई अंक है 2, 2 मेरा जवाब आ। बेहतरीन ये सवाल था।
कुछ नहीं करना था उसमें, 10 सेकंड का भी ये सवाल नहीं था मेरे भाई, 10 सेकंड का भी ये सवाल नहीं था। और ये वाला सवाल देखिए, क्या सवाल कह सकता हूं मैं इसे, ग्रुप डी के लेवल पे कहूं तो ये सवाल जब आया था तो बहुत कम बच्चे कर पाए थे। 7×95, आप इस सवाल को बनाओ यार, आप इस सवाल को बनाओ। और मैं मानता हूं कि अब इतनी देर तक किया है, थोड़ा सा अंतर पिछले और इस सवाल में रहेगा, वो किस तरह से रहेगा बना के देखिए। अगर सिंपल सा आप कुछ ट्राई करते हैं तो हो भी जाएगा ये। देखो मेरे भाई, बनाते हैं इस सवाल को। सबसे पहले आप भूल जाओ बीच में माइनस है कि प्लस है, आप दोनों को अलग अलग सोल्व कर लो। तो जब दोनों को अलग अलग सोल्व करते हो तो आप पाओगे कि 7 गुरु जी 95, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 95 में 4 का भाग 2, तो 23 चौके 92, पीछे बच गया 3, चौके 92 क्या 3, शेषफल कितना बच गया, देखो ऐसे भाग देना तो आता है ना, या ये भी सिखाऊं, 4, 23 चौके 92, बच गया 3, ये रिमाइंडर आप शेषफल आपको ध्यान में देना है 3, तो ये 7×3, 729, यानी आखिर में कितना बचा 9, मुझे सिर्फ 9, यानी इसका आंसर आएगा, जो जवाब आएगा पूरी 95 में निकालूंगा तो जो यूनिट डिजिट कितना आएगा 9 माइनस। इसी तरह इसको सोल्व करो, 3×58, तो 4 का भाग 2, 4 का भाग 2, तो ऐसा निकालना आता है ना मेरे भाई, इतना बेसिक सिखाऊंगा क्या। 14 चौके 56, 56, पीछे बचा 2, तो शेषफल बच गया 2, तो 3 की घात लिख दिया 2, और बराबर में आ गया 9। यानी मैं इसको पूरा सोल्व करूंगा तो जो भी नंबर आएगा उसके आखिर में आएगा, कि आखिर में आएगा 9। क्या हमने सही सोल्व किया है, 23 के बराबर की घात 3 करते हैं ना, इधर मैंने कुछ मिस किया, करते तो 343 होता है, आखिर में 3 आता है, तो इधर से आखिर में आया 3 और इधर से आखिर में आया 9, यानी सोल्व किया तो आखिर में आया 3, डिजिट आया 3 और इसका यूनिट डिजिट आया, आखिर में आया मतलब यूनिट डिजिट आया। अब अगर कोई और कोई संख्या लिखी हुई जिसके आखिर में 9 है, मान लो यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, आप घटाओगे तो क्या करोगे, 3 जो जवाब आएगा उसका यूनिट आएगा 4। तो बेसिकली इस पूरे खेल को जल्दी करने के लिए देखना है, इसको सोल्व करना है, तो 7×95 का यूनिट डिजिट निकालना है, वही 4 का भाग लगा के 23 चौके 92, सर 7×3 343, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया 3, माइनस इसको भी ऐसे ही सोल्व करना है, 3×58, इसका यूनिट डिजिट आ गया 9, 3 नहीं है तो ये 3 नहीं है, 3 में से 9 ऐसे घटाना कि ये ले सकता है 4 हो गया 13, 13 में से 9 गया 4, ऐसे कभी मत समझना छोटी संख्या है 3, ये आगे से ले सकता है, बच्चे 3 में से 9 घटा के -6 कर देते हैं, गलत कर देते हैं, ऐसे इसके आगे बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसका इकाई का अंक 3, इसका यूनिट डिजिट 3 है, इसका इकाई का अंक 3 है, ना कि पूरी संख्या 3 है, इसका सिर्फ इकाई का अंक 3 है। 4 फैक्टोरियल का ये अंक ज्ञात कर, कैसे सोल्व करेंगे 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जो शब्द है इससे कई बच्चे जो नॉन साइंस के हैं वो डर जाते हैं। इसका मतलब है जैसे अगर ये 5 के आगे लग गया फैक्टोरियल, तो मेरा मतलब है 5 को गुणा करना है, 5 फैक्टोरियल तो 1 से लेके 5 तक की संख्या फैक्टोरियल है, 1 से लेके 6 तक की संख्याओं का गुणा, उल्टा लिखते हैं, आदत पड़ी हुई है बचपन से। अगर 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ये आसान भाषा में है, मान लो मैं इतना बड़ा लिख रहा हूं, ये ज्यादा आसान है लिखना या ऐसे, ये एक मैंने साइन दे दिया, जैसे प्लस होता है माइनस होता है, वैसे ये फैक्टोरियल है, ये एक साइन है, इसका आसान भाषा में है, या आप कुछ भी कह दो, इसके जगह कुछ भी नाम दे दो, लेकिन इसका मतलब है कि कहीं पे भी मैंने लिख दिया 10 फैक्टोरियल, तो यानी 10 से लेके 1 तक की संख्याओं का गुणा, 10 से लेके 1 तक की संख्याओं का गुणा। अगर मैंने लिख दिया 100 फैक्टोरियल, इसका मतलब 100 से लेके 1 तक की संख्याओं का गुणा, तो आसान है ना 100 फैक्टोरियल लिखना। अब मैं पूरा ऐसे गुणा लिखता कितना लंबा पड़ जाता, बस वही है। फैक्टोरियल देख के बिना साइंस वाले बच्चे डरे नहीं, क्योंकि डरने का बेसिक सा कारण क्या है कि 10वीं तक की क्लास में इससे पाला ज्यादा नहीं पड़ता है, 10वीं तक की क्लास में 10 तक की खास जरूरत नहीं पड़ती। तो चूंकि बच्चे देखते नहीं है, जिस चीज से वाकिफ नहीं होते हैं, जिस चीज को माइंड में देखा नहीं होता है, वो नई लगती है, और चूंकि नई चीज से
डर स्वाभाविक है, इसलिए आपको डरना नहीं है। बेसिक का मतलब है कि 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो मेरे प्यारे भाई इसका मतलब है 4 से लेके 1 तक का गुणा, और इसका यूनिट डिजिट कोई भी निकाल देगा। 4 थी 12, 12 दूनी 24, तो 24 का यूनिट डिजिट हो गया 4। अच्छा मेरे प्यारे भाई बताना 5 फैक्टोरियल का क्या होगा। तो ये 5 फैक्टोरियल होगा मतलब 5 से लेके 4 तक का गुणा। तो 4 तक तो 24 था, पर 5 जैसे ही एंट्री करा, 5 चौका 20 भाई, 5 जैसे ही एंट्री करा, एक बात बताओ, 5 जैसे ही एंट्री करा, लिखना पड़ेगा 5 4 3, 5 जैसे ही एंट्री करा 20, जीरो आ गया। या यहाँ पे भी देख लो, पूरा गुणा कर लो, 2 2 3 6 6 6 24 24, तो जैसे यूनिट डिजिट हो जाता है 0। अब मान लो मेरे भाई, एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, सुनना, बहुत बढ़िया बात, इस सवाल को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, इस एक ही सवाल में पूरा सवाल खत्म कर दूंगा, लाइफ में कभी भी फैक्टोरियल से नहीं डरोगे। कैसे? मान लो 6 फैक्टोरियल आ गया, तो 6 फैक्टोरियल में क्या होगा, ये सब तो होगा, आगे 6 से और गुना हो जाएगा, अरे यही ना होगा, 6 के बाद 5 4 3 1, तो ये सब तो होगा, और इन सब का आखिर में है 0, और उसको 6 से गुणा करो चाहे किसी से भी करो, उसके भी आखिर में आएगा 0। इसलिए 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल है उन सब का यूनिट डिजिट आएगा 0, चाहे 100 फैक्टोरियल हो, चाहे 500 फैक्टोरियल हो, 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी आएंगे उन सब के आखिर में आएगा 0। यानी गुरुजी कुछ आसान सा लिख के बता दो ताकि इसका मैटर क्लोज हो जाए। 3 फैक्टोरियल बराबर 3 है, 4 फैक्टोरियल बराबर 4 की बात 24, मैंने जवाब दिया था। 5 फैक्टोरियल बराबर 5, तो 120। इसके बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे इन सब का एक बार 0 आ गया तो सब का यूनिट डिजिट 0 आएगा। जैसे मेरे भाई ये सवाल है 999 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0, और एक सवाल आ गया, इसको देखते हैं, तो इसको भी सोल्व करना आसान हो जाता है। 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल प्लस 99 फैक्टोरियल तक जोड़ो, तो आपको अब नॉलेज हो गया है, अब आपको बहुत तगड़ा नॉलेज हो गया है। अब आप मेरे भाई कह सकते हो कि गुरुजी 5 फैक्टोरियल तो आखिर में 0 देगा, और 5 से बड़े सारे के सारे आखिर में 0 देंगे, तो ये सब तो मैटर क्लोज हो गया, सब के सब आखिर में 0 देगा। 4 फैक्टोरियल, तो 4 का मैंने अभी गुणा करके बताया था कि 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 थी 12, 12 दूनी 24, यानी आखिर में 4 आता है, तो 4 फैक्टोरियल आखिर में 4 देगा। 3 फैक्टोरियल आखिर में 2 दूनी 6 देगा, फैक्टोरियल आखिर में 1 देगा, तो जोड़ देंगे इनको। ये यहाँ से आया, ये यहाँ। पूरी पीपीटी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, आप जाके देख लीजिए। आप देख सकते हैं कि मैंने कंटेंट बनाने में भी, चीजें सीक्वेंस में रखने में भी और पढ़ाने में भी कितनी मेहनत कर रहा हूँ। अब आप इनको जोड़ लीजिए, 1 और 2, देखो मतलब आखिर 10 का मतलब खुद आखिर में 0 हो गया तो कट गया, तो पीछे बचा 2 और 1 3, 3 आ गया आपका यूनिट डिजिट। अरे जब भी यूनिट डिजिट में 10 बन जाए तो हटा दो, यूनिट डिजिट में जब भी 10 बन जाए तो उसको हटा दो, क्योंकि आखिर में 0, 3 बच गया आंसर। बहुत बढ़िया। अब ये एक बढ़िया सा सवाल है जिसको आप बनाइए, थोड़ा सा इसमें चेंज है, लेकिन मैं ये सवाल चूंकि करवाना चाह रहा हूँ ताकि इस टाइप का टाइप कवर कर सकूं, उसके बाद आगे अपन बढ़ेंगे। बनाओ मेरे भाई। देखिए, एक 2 अंकी संख्या 2 बार लगातार 25 25 या 32 32 लिखें, जैसे कि एक 4 अंकीय संख्या बनाई, इस प्रकार बनी कोई भी संख्या हमेशा किससे पूर्णतः विभाज्य होगी। 2 3 बार इस सवाल को पढ़ो, वीडियो को पॉज करके, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप 2 3 बार पढ़ोगे। ठीक है मेरे भाई। ये कह रहा है
एक दो अंकों की संख्याओं को रिपीट किया गया, जैसे मैंने लिख दिया 25, ये किससे पूरी पूरी तरह डिवाइड होगा? या मैंने लिख दिया 32 32, कोई भी ऐसी संख्या। ऐसी संख्याओं को निकालने का एक बढ़िया तरीका बताता हूँ। दो बार रिपीट हो चाहे तीन बार, जैसे यह है 3 बार रिपीट हो गया, 324। कई सारी चीजें हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल में बता सकते हैं। जैसे ज़्यादा कंफ्यूज करे भी ना, मैं डायरेक्ट बताता हूँ ऐसे सवालों को कैसे करना, ये डिवाइड होते हैं। मेरे प्यारे, ये वाला सवाल देखो, आपको क्या करना है, पहला जोड़ा ये है, दूसरा जोड़ा ये है, ध्यान से सीखना। पहला जोड़ा ये है, दूसरा जोड़ा ये। अंकों के कितने के भी सवाल हो, मैं जब कंसेप्ट सिखाता हूँ तो मैं उसमें ये नहीं होता है कि मेरे इस सवाल से बस एक ही टाइप सवाल खत्म होता है। मैं ऐसी चीज़ें सिखाता हूँ जिससे एक ही कंसेप्ट में सारी चीज़ें खत्म हो जाए, रटवाता नहीं, सब अलग अलग। ध्यान से सीखना इस बात को, ध्यान से साथ में रहना, साथ में होना अभी तक, ध्यान से देखना। क्या करना, कुछ भी नहीं, आंखें बंद करके जवाब दे दोगे, अभी हलवा बना दोगे। शुरुआत में एक लिख दो, शुरुआत में एक लिख दो, उसके बाद वापिस ये जो संख्या है इसके शुरुआत वाली कब मिलेगी, इसके शुरुआत में, तो यहाँ पर भी एक, और बीच में जितनी भी संख्या है जीरो। आ रहा हूँ, रिपीटेशन वाले पेयर का जो बार बार आता है उसके शुरुआत कैसे हट, इसके शुरुआत में एक लिख दो, और अब ये शुरुआत वाला नंबर वापस यहाँ मिला है तो एक लिख दो, बीच में कितनी संख्या है जीरो। देखो शुरुआत 4 से हो रही है तो एक लिख दो, वापिस शुरुआत 4 यहाँ आ रहा है तो एक लिख दो, बीच में कितनी संख्या है, दो। ये 101 से विभाजित है, ये 1001 से विभाजित। सवाल ये पूछा है इसका तो 101, अब 101 तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ऑप्शन में है सबसे छोटी 3 अंकों की प्राइम संख्या। 3 अंकों की पहली सबसे छोटी है 100, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है। प्राइम मतलब अभाज्य संख्या। 101 अभाज्य संख्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी, तो इसने ऑप्शन में 101 बोला है। ये शब्द भी ध्यान रखो, जैसे 3 अंकों की सबसे, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 अंकों की, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, लार्जेस्ट प्राइम नंबर, तो हो जाएगी 97। उसके बाद 98, 99 और 100 अभाज्य नहीं है, लेकिन 3 अंकों की सबसे छोटी तो 101, तो वो 101 को इसने अंदाज ए बयां ही अलग था, बाकी बोली गई बात थी अलग नहीं थी, अंदाज ए बयां अलग था। 101 जवाब हो गया, मान लीजिए ऑप्शन 101 ही है। समझाया क्या मैंने, समझो, मैं फिर से समझाता हूँ। मान लो लिखा हुआ है 12, 12 में 24, 24, ये किसी डिविजिबल है, तो पेयर, पेयर 3 बन रहे हैं, 24, 24, 24, शुरुआत में 4, जहां जहां हर पेयर की शुरुआत में, ये वाली संख्या जो 1010, 10,101 की डिवीजन, फिर से बताता हूँ यार, बहुत 500, ये किससे डिविजिबल होगी, क्योंकि ये डिविजिबल। अब जहां जहां, किधर से भी शुरू करो, देखो यहाँ से एक लगाओ, ठीक है, फिर शुरुआत दो कहाँ पे है, ये है, एक लगाओ, फिर दो कहाँ पे, एक लगाओ। अब इसके बीच में कितने हैं, दो जीरो, के बीच में कितने हैं, दो जीरो, यानी जितनी संख्या उतने जीरो लगाओ। ये वाली संख्या के सारे गुण के सारे फैक्टर से भी डिवीजन है, ये वाली बात मैं धीरे धीरे समझा। ठीक है, तो ये वाला सवाल आपने किया। अब ये वाला हम धीरे धीरे चल रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम की तरफ। क्या आप कहते हैं, शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय पढ़ते पढ़ते चलेंगे। ज्यादातर सवाल डिविजिबिलिटी के जो पूछे हुए हैं इसके साथ में ही पूछे हुए हैं, तो वो भी डिविजिबिलिटी, प्यारे बच्चे, ये कहती है डिविजिबिलिटी इस तरह से कुछ बात करती है, इसी में सीखिए। डिविजिबिलिटी कुछ इस तरह से कहती है कि मान लीजिए ये लिखा हुआ है 5, 3, 2, 5 इंटू 2, 3, 7, को भाग लगाना है 9, इसको भाग लगाना है 9 या 8 से लगा,
तो शेषफल प्रमेय ये कहती है, या यहाँ लिखा हुआ है 15, 18, 27 को भाग लगाना है 9 से। शेषफल प्रमेय क्या कहती है कि तुम इसका इसमें भाग लगाओ। भाग लगाते वक्त ये देखो कि शेषफल कितना बचता है। 9 का भाग 15 में दिया तो कितना बचा, 6 शेषफल बच गया। भाई 15 में दिया, 15 में 9 का भाग दिया, शेषफल तुमको पता होना चाहिए रिमाइंडर कितना बचता है। तो 9 का एक बार गया, पीछे बच गया 9, 15 में से 9 गया, आ गया 6। ये 6 मुझे ध्यान देना, 6 बच गया। 9 का भाग 18 में दिया, 9 दूनी 18, 0 बचा। 9 का भाग 27 में दिया, 0 बचा। 9 का भाग 31 में दिया, 9 3 27, 31 में 27 गया, 4 बचा। 6 और 4 कितना हो गया, 10। 6 और 4 हो गया 10। अगर 9 से बड़ा आ गया तो 9 का भाग फिर से लगाओ, कितना आ गया, 1। यानी मैं इन सबको जोड़ के भाग लगाता 9 का, तब भी शेषफल 1 ही बचता। ये शेषफल प्रमेय कहता है। आप डायरेक्ट सोल्व कर लो सबके साथ, या फिर अलग से सबको सोल्व करो, जवाब वही आता है। जैसे मैं इन गुणा करके सोल्व करूं या डायरेक्ट सोल्व कर दूं कि आप इसमें लगाऊं, तो 8 का भाग लगा दिया मैं, आप पूरा लिख के लगा दीजिए, मैं डायरेक्ट 32 8 48 लगा देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। बच गया 4 और 45 8, 45 में से 40 गया 5, में शेषफल बच गया 5 प्लस ऐसे इधर लगा देंगे। 8 2 16, 4 3 7 77, 9 8 72, 5 58 8 77, बच गया 2। बीच में है गुणा, बीच में है गुणा। तो शेषफल प्रमेय कहती है कि तुमको इन दोनों गुणा करने की जरूरत नहीं, इनके शेषफलों को गुणा कर लो। तुमको इन दोनों को गुणा करने की जरूरत नहीं है, इनके शेषफलों को गुणा कर लो, यानी रिमाइंडर को गुणा कर लो। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 में 8 लगा दो, कितना आया, 8 1 10 में से 8 गया 2, मेरा जवाब हो जाएगा। इस सवाल के लिए नहीं, इस सवाल के लिए 2। यानी जो काम तुम पूरे कैलकुलेशन के साथ करना चाहते हो वो ओनली रिमाइंडर के साथ कर लो। पूरा अच्छे से समझ में तब आएगा जब मैं बहुत सारे इसके सवाल कराऊंगा। समझना बात, जैसे लिखा हुआ है 12 की घात 13 प्लस 23 की घात 13। ठीक है मेरे भाई, 12 की घात 13 लिखा हुआ है, 23 की घात 13 लिखा हुआ है। जैसे लिखा 12 की घात 13 प्लस 23 की घात को डिवाइड। पहली बात तो जरूरत नहीं है पूरा इसकी घात निकालूं, सोल्व करूं, फिर भाग लगाऊं। नहीं, मैं 11 का भाग इसमें डायरेक्ट लगा सकता हूं। मैं 11 का भाग इसमें, 11 का भाग इसमें डायरेक्ट लगा सकता हूं। 11 का भाग इसमें डायरेक्ट लगाऊंगा तो मुझे देखना है 11 का भाग क्या है, 12 की घात 13 लगाऊंगा। क्योंकि यहां समझना 11 लगाऊंगा तो शेषफल कितना बचेगा, 1 की घात है 13 प्लस 11 का भाग 23 में लगाऊंगा। 11 का भाग 23 में लगाऊंगा तो 11 दूनी 22, 23 में लगाऊंगा तो 11 दूनी 22, 23 में से 22 दिया 1, 1 बच गया। और जो घात है वो इसके ऊपर लगा दो, 13 1 और 1 की घात 1 और 1 कितना हो गया 2। जो काम तुम उस सब से डिवाइड करके करते हो वही काम तुम शेषफलों के साथ कर लो मेरे भाई, सवाल पूरा खत्म हो जाएगा। बहुत प्यारे प्यारे सवाल सारे जो एग्जाम में इस टाइम पूछे हुए हैं, ध्यान से देखिए। 5 की घात 24 50 को 126 से विभाजित करने पर क्या होगा। उससे पहले ये सवाल करते हैं अपन, उसके बाद अगले पे चलते हैं। देखो 48, बहुत सारे वेरिएशन करवाने वाला हूं मैं आपको इस एक ही लेक्चर में, बहुत टाइप के सवाल मिलेंगे। 9 से विभाजित, तो सीधा सीधा यार सिंपल सा काम है। 45 48 इधर 62 9 7 63, 63 और 62, 62 में से 63 देखा जाए तो 1 का फर्क है, माइनस का 1। यार जरूरी नहीं है कि तुम 9 6 54, 9 6 54 लो, तुम करीबी ले लो। अगर कम है 1 तो माइनस लिख दो, ज्यादा है तो प्लस लिख दो। जैसे 9 7 63, जैसे यहाँ पे क्या था 11 दूनी
11 दूनी 22, 22 से एक ज्यादा था तो प्लस लिख दिया, लेकिन यहां पर 9 7 63, 63 से एक कम है तो माइनस लिख दिया, और -1 की घात 117। तो यहां बचा 3। माइनस की घात जब विषम संख्या आती है तो माइनस ही आता है, -3 में से 1 गया 2। फिर से देखिए, बहुत प्यारा सवाल ये मैं करवाऊंगा, ये तो काफी एडवांस लेवल, ये सारे अच्छे अच्छे लेवल के सवाल है, ये मैं करवाता हूँ। चलिए ये सारे सवाल पे अब आते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको कोशिश करनी है भाग देने के बाद शेषफल 1 लाया जाए, भाग देने के बाद रिमाइंडर 1 लाया जाए। रिमाइंडर 1 नहीं आता है तो रिमाइंडर 1 बनाएंगे। 5 की घात 24 50, इसमें भाग लगाना है 125, 126। बताओ क्या 5 के कोई भी घात रख के बनाया जा सकता है? गुरुजी बनाया जा सकता है। कैसे? बहुत बढ़िया सवाल है, एडवांस लेवल का सवाल है, बता रहा हूँ। 5 की घात 3 गुरुजी 125, तो मुझे 5 और जब मैं 3 बाहर ले चुका हूँ, जब मैं इसको 3 बाहर ले चुका हूँ तो इसमें 3 का भाग दो, ये तरीका है सीखना। 3 बाहर ले लिया, 3 का इसमें भाग दो तो गया 8 बार, 8 3 24, और पीछे बच गया 1 बार और 6 बार, 816, और 2 और बच गए, 2 और बच गया तो इसको मैंने 5 के स्क्वायर में लिख दिया। तुम सोल्व करके देख लो, 816 × 3 और 2 2450 ही हो। 816 × 3 और 2 ये जोड़ के देख लो 2450। घाते हमारे साथ वाली तो पहले इनको गुना कर लो, ये आ जाएगा 24 48, और इसमें ये 2 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 24। पूरा बराबर है लिखने का। अब चूंकि 5 की घात 3 का मतलब है 125, 125 मेरे प्यारे, जब 126 का भाग लगाऊंगा ना तो ये है 816 आएगी, तो चूंकि +1 हो जाएगा क्योंकि 816 सम है। आपने पढ़ा होगा माइनस की घात जब सम संख्या रहती है, इवन रहती है, तो बराबर में +1 आता है। माइनस घात की 1 जब ओड रहती है तो बराबर में -1। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा +1। 5 का स्क्वायर बराबर 25, तो 25 × 1 25, क्योंकि 25 एक छोटा है तो यही मेरा शेषफल है। अगर छोटा आ जाए नंबर तो यही शेषफल है। गुरुजी ये सवाल काफी ट्रिकी था और टफ था। पहला तरीका तो यह है कि इस सवाल को फिर से देखो जो मैंने बताया है। दूसरा तरीका यह है, ऐसे मैं कई सारे सवाल करवाऊंगा, एक नहीं। जैसे ये सवाल भी मैं इसी तरीके से करवाने वाला हूं। जैसे आप क्या कीजिए मेरे भाई, 65 2 की घात 682, मुझे भाग लगाना है 65, तो मुझे ये देखना है 65 से एक कम 64 और 65 से एक ज्यादा 66। क्या 2 की कोई घात मुझे 64 या 66 दे सकती है? यस गुरुजी दे सकती है। 2 की घात जो है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी 1 2 3 4 5 6। 2 की घात जो 6 होती है ना वो 64 होती है। तो मुझे इसको 2 की घात 6 में बदल लेना है, और बदलने का तरीका क्या है, समझो बात को। बदलने का तरीका क्या है? बदलने का तरीका, इसमें भाग लगाओ तो 6 एकम 6, पीछे क्या बचा 8, 6 एकम 6, कुछ गया 22, 18, इतनी बार गया। पीछे कितना बचा देखो, 682 में 6 का भाग लगाना जानते हो ना, मैं माइंड में लगा रहा हूँ तो इस तरह से 6 18, 4 बचता है। 4 जो शेषफल बचता है इसको 2 की घात में फिर से 4 लिख दो, 2 की घात में फिर से 4 लिख दो। ये तरीका है, ये जो 4 शेषफल बचता है उसको लिख दो, ऐसे ही हमने पहले लिखा था। अब ये बन गया मेरा 2 की घात 6 मतलब 64, 64 की घात 113, 2 की घात 4 का मतलब हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 तक 16, और इसके बट्टे में है 64। अब ऐसा मत कर देना मूर्खों, कुछ दुष्ट ऐसे कर देंगे 16 से 64 को काट दिया सर 4, ये क्या तरीका है? तुम कुछ और ही कर दोगे। ये वैसा सवाल नहीं है, शेषफल बताना है।
शेषफल बताने के लिए, सॉरी नीचे 65 है, काट ही नहीं सकते। 65 64 में भाग लगाओगे, क्योंकि -1 है और -1 की घात -1 की घात विषम संख्या और गुणा में है 16। -1 की घात जब भी विषम संख्या आएगी माइनस आएगा और ये माइनस का 16, क्योंकि शेषफल माइनस में नहीं आ सकता, शेषफल कभी भी माइनस में नहीं आ सकता। इसलिए मेरे प्यारे भाई शेषफल कभी भी माइनस में नहीं आ सकता। सही किया है अपन ने। 6 का भाग 6 एक बार लगा दिया, 13 6 78, 4 बच गया, 2 की घात 4 16। ठीक है, तो माइनस नहीं आ सकता, इसलिए जो आपका ये रहता है ना भाग देने वाली संख्या, इसमें से 16 को घटा दो तो आ गया 49। 49 आपका जवाब हो जाए, यहाँ 49 कर लीजिए, ये आपका जवाब। फिर से देखिए ऐसा सवाल, फिर से एक ऐसा सवाल देखिए, सर 37 की घात 100, इसको कैसे बनाओ? तो इसमें एक बढ़िया ट्रिक लगेगी, ऐसे सवाल बहुत टफ माने जाते हैं, मैं आपको समझाता हूं। पहले 7 का इसमें भाग लगा दो, छोटा कर लो सवाल को। 35 कितना बचा? 2, 2 की घात कर दो 100। अब ये सवाल ऐसा हो गया, एक ही सेकंड में सवाल ऐसा हो गया। मतलब इससे अगर संख्या बड़ी आए तो उसको छोटा कर सकते हो। 7 पंजे 35, 33 में से 35 गया, बचा 2, 2 की घात 100। ये सवाल ऐसा हो गया। फिर बोलता हूं, जैसे लिखा हुआ है 8, ऊपर लिखा हुआ है 51 की घात 524, तो आप पहले 8 का भाग लगा दो। 8 6 48, 51 में से 48 गया 3, 3 की घात 524 बटे 8। ये सवाल इसमें कन्वर्ट हो जाए, यानी 51 में भाग लगाने के बाद जो रिमाइंडर बचा वो डायरेक्ट लिख दो। ये सवाल इतना छोटा हो गया। अब बताओ, क्या 2 से 7 से 1 कम 6 और 7 से 1 ज्यादा 8, क्या 2 से 6 या 8 बनाना संभव है? बिल्कुल संभव है सर, 2 से 8 बनता है। कैसे? 2 की घात 3 से, और 100 को 3 में जोड़ोगे, 100 को 3 में जोड़ोगे तो 3 का भाग दोगे 33 बार, और पीछे बच गया 2 की घात 1। 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8, 8 की घात 33 और 2 की घात 1 2 बटे 7। 7 का भाग जब 8 में लगाओगे तो जाएगा 1 बार, 1 की घात 33 हो जाएगा 1 और गुणा में 2, 2 इंटू 1 आ गया 2। मेरे भाई काफ़ी टफ और अच्छे लेवल के सवाल है जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। नंबर सिस्टम में ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी देखने को, बस वो जो एक ही सारे लोग एक ही टाइप के सवाल आपको करवाए जाएंगे। ये आप खुद करना भाई, अपने घर में बैठ के करो, अपने रूम में बैठ के करो, अपनी लाइब्रेरी में बैठ के करो, या कहीं पे भी बैठ के करो, पर ये सवाल है आपका काम। ये सारे सवाल रिमाइंडर वाले अभी आप करेंगे। ये सवाल काफ़ी आसान रहेगा, लेकिन मैं देखता हूँ कौन क्या करता है। चलिए यहाँ पे अपन चलते हैं, काफ़ी प्यारा सवाल है ये, अपन देखते हैं। काफ़ी प्यारा सवाल है। वो सारे सवाल उनके कमेंट करके बताना है जवाब। अगर आपको ज़्यादा डाउट रहे तो मैं शॉर्ट्स में, लेकिन करके ही जाना है। मात्र 2 घंटे के अंदर सारी चीज़ें आपको मिलने जा रही है मेरे भाई। 173 192 99 96 के गुणनफल के अंतिम 2 अंक क्या होंगे मुझे बताइए। 176 192 99, कभी भी अंतिम 2 अंक पूछता है, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि 100 से भाग देने पर, 100 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। 100 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, 100 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, ये यही पूछना चाह रहा है। अंतिम 2 डिजिट जब पूछे 100 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, ये कह नहीं रहा 100 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा, लेकिन मतलब इसका वही है कि अंतिम 2 अंक क्या होंगे। 100 का भाग देने पर शेषफल जो आएंगे, आखिर के 2 डिजिट आएंगे, 100 से भाग देने पर जो आखिर के 2 डिजिट आएंगे वही इसका जवाब होगा। तो चलो 100 का भाग लगाते हैं। तो यहां से 100 का भाग लगाया तो आया -4, यहाँ से आया -1, क्योंकि 100 से -4 कम है, -1 कम है, यहाँ -8 कम है, और ये -7। मैं और भी कई तरीके हैं, बट बहुत आसान तरीका आपको बता रहा हूँ कि 100 का भाग दिया तो 100 दूनी 200, नियर बाई मैंने ले लिया -27 कम है। इन सबको गुणा कर देता हूँ, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 एकम 4, 8 चौके 32, 27 इंटू 32 बटे 100, गुणा कर दो। 27 दूनी 54 का 4, पीछे बचा 5, 27 और 5, 27 81 और 5 86। 100 का भाग लगाऊंगा तो 100 8 800, पीछे बच गया 64। 64 जो शेषफल है वही आखिर के 2 डिजिट है, तो आखिर के 2 डिजिट है 1 6 और 1 4, यानी 100 का भाग 96 में दिया तो 100 से 96 कितना कम है? 4 कम है। एंटर माइन, अगर ये
4 ज्यादा होता है तो +4, ये 1 कम है तो -1, 1 ज्यादा होता है तो +1, ऐसे करके मैंने सोचा। इसी तरह इस सवाल को आप सोल्व करके बताइए कि आखिर के क्या होंगे 2 डिजिट, आखिर के 2 डिजिट क्या होंगे। ये सवाल वैसे ज्यादा नहीं पूछा गया है, तो आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो ये वाला सवाल, लेकिन आपको करना है ऐसे सवाल, ये वाला सवाल आप पक्का करके जाइए, चाहे एनटीपीसी के लिए कर रहे हो चाहे कर रहे हो, ये सवाल आप पक्का करके जाइए, ठीक है। ध्यान से देखिए, 1750, 1748, 1753, 1735 को 17 से डिवाइड करना है। 1750, 1748, 1753, 70 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर, मैं कह रहा हूं सबको गुणा करने की जरूरत नहीं है, सबको अलग अलग करके देख लो। इसको किया 1700 तक तो कट ही गया, 17 का इसमें भाग लगाओ तो 1700 तो कट ही गया, 1700 तो कट गया, पीछे बचा 50, तो 17 थी 51, अरे 51 से 1 कम है कि नहीं है ये, तो -1, तुम भाग दे के देख लेना 51 में पूरा जाता, ये 51 से 3 कम है, ये 51 से 1 ज्यादा है, 17 चौका 68, 68 से 2 ज्यादा है, 17 दूनी 34, 34 से 1 ज्यादा है। सर ये फिर से समझो, तो ये ऐसा है जाता, लेकिन कम है तो रिमाइंडर 1 लगा दिया, कम है तो -1 लगा दिया, ज्यादा होता तो +1 लगा देते, कम है तो -1 लगा दो, आसान हो जाएगा, ज्यादा होता तो +1 लगाते। अब आपने इसको बहुत आसान कर दिया, माइनस माइनस प्लस और फिर से माइनस, तो माइनस 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस का 6 बटे 17, जब भी माइनस आए तो 17 में से 6 घटा दो 11, प्लस आए तो वही जवाब है, लेकिन माइनस आए तो 17 में से 6 घटा दो 11, 11 जवाब, यानी आपको अलग से सबको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। ये प्यारा सवाल है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर ऑफ जीरोज। देखो कंसेप्ट तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या हमारा नेक्स्ट। तो शून्य याद रखना, कोई भी गुणा हो रहा है, अगर कोई पर्टिकुलर गुणा पूरा गुणा हो रहा है, उसमें जितने 5 और 2 के पेयर बनेंगे ना, जितने ज्यादा 5 और 2 के पेयर बनेंगे, क्योंकि 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, जितने 5 और 2 का मिलन होगा मेरे भाई, उतने ही जीरो होंगे, हाँ या ना। 5 दूनी 10, 10 देता है जीरो, जितने 5 और 2 के मिलन होगा उतने ही जीरो बनेंगे। 5 और 2 के मिलन कितने हैं, 5 एक बार है, 2 भी एक बार है, तो एक जीरो होगा, चाहे पूरा गुणा करके देख लो। शून्यों की संख्या का मतलब होता है, जैसे 1001 में कितने जीरो है, शून्यों की संख्या बताओ, इसमें शून्यों की संख्या बताओ, इसमें इसमें शून्यों की संख्या बताओ, इसमें शून्यों की संख्या, ये बीच वाले जीरो काउंट नहीं होंगे, इसमें शून्यों की संख्या शून्य ही है, इसमें है शून्यों की संख्या 2, इसमें है 1 2 3, ये काउंट नहीं होगा, इसमें ये काउंट नहीं होंगे, ये काउंट होगा 1, यानी आखिर में कितने जीरो है, किसी प्रोडक्ट के बाद या जोड़ के बाद या किसी एंटिटी यानी किसी संख्या के आखिर में कितने जीरो होंगे, यानी राइट से देखा जाए तो कितने जीरो होंगे, ये शून्यों की संख्या। जब मैं इसको गुणा करके देख लेता हूँ ना यार, क्या इतना भाग दौड़ कर, 5 7 35, 35 इंटू 9 315, 315 इंटू 2 तो 30, 630 इंटू 11, 630 इंटू 11, तो जीरो, जीरो का जीरो, जीरो इंटू 3, 630 इंटू 11 करना है ना, तो 11 जीरो, 11 33, 3 11 6 66 और 3, तो पीछे लास्ट में कितना जीरो बचा, जीरो, का गुणा ये है, तो आखिर में बचा एक जीरो। मैंने गुणा करके भी देख लिया है, इतने ज़्यादा 5 और 2 के मिलन होंगे, तो इसमें तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये गुणा है 1 3, बेसिकली ये सभी विषम संख्याओं का गुणा है। अगर ये सब ऐसे नहीं बोल के डायरेक्ट बोल देता ना कि दुनिया की सारी विषम संख्या जितनी, दुनिया की सारी विषम या ओड नंबर्स का गुणा है, उसमें कितने जीरो होंगे, तो चूंकि मेरे प्यारे प्यारे दोस्त विषम संख्या में 2 होता है क्या,
भी दो आएगा ही नहीं, और जब दो मिलेगा ही नहीं तो अकेला पांच मेरे भाई जीरो को पैदा नहीं कर सकता। अकेला पांच अंडा नहीं देगा, पांच को जीवन में दो चाहिए अंडा देने के लिए। इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरो इज जीरो, नंबर ऑफ जीरो इज जीरो, हाँ या ना। ऐसे ही ये सवाल है, इसमें कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोज, तो देखो इसमें पांच कितने होंगे, पांच एक बार आएगा, 15 में भी पांच, पूरा गुणा करेंगे ना, पांच 15 में भी आएगा, पांच 25 में भी आएगा, पांच 35 में भी आएगा, 45, ऐसे पांच तो बहुत आएंगे। ऐसे ही कुछ दो दो है ही नहीं इसमें, पूरी विषम संख्या है, सेम विषम संख्याएं हैं, लेकिन लास्ट में 64, और 64 में दो है। 64 में दो कितनी बार है, 64 का मतलब होता है 2 की घात 6। अब देखो कपल कितने होंगे ना, उतने ही जीरो आएंगे, तो कपल कितने बनेंगे, पांच मान लीजिए इसमें ज्यादा बार है और दो कम बार है, चलेगी किसकी, कपल तो जितने दो है उतने ही बन पाएंगे, तो कपल 6 ही बनेंगे, क्योंकि पांच तो 15 में भी है, 25 में, 35 में, 45 में, 55 में, 65 में, 75 में, 95 में, और 25 में दो बार है, 5 × 5, 75 में भी दो बार है, 5 × 5 × 3, तो जो कम होंगे ना उतने कपल बनेंगे। तो कपल बनेंगे मेरे भाई दो के हिसाब से, इसमें इस वाले सवाल में दो के हिसाब से, क्योंकि विषम संख्याओं का बाहुल्य ज्यादा है, तो कपल बनेंगे दो के हिसाब से, यानी 6 कपल बनेंगे, तो 6 जीरो आ जाएंगे। कपल किसका, 5 और 2 का, 5 2 3 10, बस। फैक्टोरियल 5 में शून्यों की संख्या, भाई कब काउंट करूंगा, 5 × 499 × 498, तो 3 2 1, पूरी संख्याओं का गुणा, इसमें शून्यों की संख्या। ऐसे संख्याओं में कैसे निकालेंगे शून्यों की संख्या मेरे भाई, बता। तो याद रखना कि ऐसे पेयर में कम कौन, जो कम होगा उसी के हिसाब से देखा जाएगा, कम कौन होगा, दो कम होगा या पांच कम होगा। गुरुजी दो तो हर दूसरे डिजिट में है, देखो 500 में भी दो है, 498 में भी दो है, 496 में भी दो है, हर दूसरी संख्या तो सम संख्या है। देखो पांच तो आएगा, 1 2 3 4 5, पांचवी संख्या, हर पांचवी संख्या में पांच है, लेकिन हर दूसरी संख्या में दो है, तो कम कौन होंगे, पांच, तो पांच के हिसाब से देख, बेसिकली देखेंगे कि पांच के फैक्टर कितने हैं। इसलिए इस वाले सवाल में जब भी ऐसा फैक्टर पूछे तो आपको एक तरीका सिखाता हूं, सीधा सीधा क्या करो, ऐसे लिखो 500 फैक्टोरियल लिखो, यानी 500 लिखो, जितना लिखा हुआ उतना, और 5 का भाग दो, 5 का भाग गया सर 100 बार, यहाँ लिख दो, फिर से 5 का भाग दो, 5 चौके 20 पंजे 100, फिर से 5 का भाग दो, 5 चौके 20, फिर से 5 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, जब 5 से छोटी संख्या आ जाए तो वहीं रुक जाओ, और इन सभी को, इस 500 को छोड़ के बाकी सबको जोड़ दो, तो 120 और 4 124, तो 20 और 4 124 जीरो, नंबर ऑफ जीरोस विल बी 120, isn't it, yes or no, हाँ या ना, अरे हाँ या ना मेरे भाई। अब आप ये बना लोगे, आसानी से ये बना लोगे, नंबर ऑफ जीरोज बनाना है, यानी पांच कितनी बार है, बेसिकली पता है तुम्हें, बेसिकली तुम्हें पता है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं इस सवाल से हटके, कि ये पूरा जो गुणा करूंगा ना मैं, उसमें पांच 124 बार है, अगर तो तुम्हें ये बोल देना कि इस पूरे गुणा में पांच कितनी बार है, 124 बार, इस पूरे गुणा में पांच कितनी बार आएगा तुम निकाल लेना, 1000 सर 200 बार, 200 में भाग दो सर 40 बार, पांच का सर 8 बार, 8 में 5 का भाग दो सर 1 बार, पीछे बच गया, एक में सर जाएगा नहीं, 200 240 48, बेसिकली इस पूरी गुणा में 5 249 बार आ रहा है, यानी पांच की कितनी मैक्सिमम घात आ रही है पूरे गुणा में, पूरे गुणा में पांच की मैक्सिमम घात 249 आ रही है। इसलिए कभी कभी जब ये सवाल पूछ लेता है ना कि 3 की उच्चतम घात बताओ, तो जो काम इतनी देर 5 से कर रहे थे वो 3 से कर लेना, कभी भी घबराना नहीं मेरे भाई, अगर आप मेरी क्लास में बैठे हो ना तो कभी परेशान नहीं होना, मैं हर वो चीज सिखाऊंगा जो एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है मेरे भाई। कैसे, अगर उच्चतम घात बोले ना तो काम वही करना है जिसकी उच्चतम घात बोले वो ऐसे करना, 3 का भाग ले गए 90 बार,
90 में 3 का भाग गया 30 बार, 30 में 3 का भाग गया 10 बार, 10 में 3 का भाग गया 3 बार, और कुछ लोग यही नहीं, 3 में 3 का भाग गया 1। 90 और 30, 120 और 10, 130 और 3, 100, 100, 100। उच्चतम घात, यहाँ पर 5 का भाग लगा रहे हैं ना, तो एक्चुअल में 5 की उच्चतम घात 249 आ रही है। इसमें शून्यों की संख्या बतानी है, जब कुछ नहीं बोले तो शून्यों की संख्या बतानी है, तो सीधा 5 से सोल्व कर लेना। आप आंसर बताना, इसका जवाब आप दोगे। कोई डाउट रहे तो बार बार देखिए। 5 की उच्चतम घात, जैसे ये है 1 2 3, तो बेसिकली ये 42 आप गिनने थोड़ी बैठे, 1 से लेके 42 तक का गुणा, और 1 से लेके जहां तक का गुणा हो उतना फैक्टोरियल उसे कहते हैं, तो ये 42 फैक्टोरियल, तो वही जवाब आ जाएगा, 42 लिख दो और ये लिख दो 5। 5 से 8 पंजे 40, 5 एकम 5, ये बचा, कुछ भी बचाओ, शेषफल से मतलब नहीं है, भागफल लिख रहे हैं यहाँ पे हम, क्यूसेंट लिख रहे हैं, भागफल लिख रहे हैं, कितनी बार भाग जाता है वो लिख रहे हैं। यहाँ पर हम क्यूसेंट लिख रहे हैं, यही है ना स्पेलिंग। यहाँ पर हम रिमाइंडर नहीं लिख रहे हैं, पहले ही बता रहा हूँ। तो 8 और 1, ये जवाब शून्यों की संख्या आप बताइए इस सवाल में। अब ये सवाल आपके रहेंगे, ये मैं बताता हूँ। कम क्या रहेगा, चलो 5, 10, 15, 20, 25, 5, 30, 35, ऐसे करते करते 75। तो आप बना दोगे क्या? मैं इसका एक बढ़िया तरीका बताता हूँ, इन सभी में से 5 कॉमन ले लो, सभी में से 5 कॉमन ले लो, शून्यों की संख्या बतानी है, बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ, सभी में से 5 कॉमन ले लो। तो 5 एक बार, 5 2 बार, 5 3 बार, 5 4 बार, 5 5 बार, 6 बार, टोटल 5 15 बार है, 15 5 75, 15 बार है। यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 3, यहाँ बच गया 4, और यहाँ पर 5 2 बार 3 बार, तो ये बच गया 1 2 3 4, ऐसे करके 15 तक का गुणा, 15 तक का गुणा बच गया, यही तो है मेरे भाई। तो देखो 5 तो 15 बार है, ठीक है, और यहाँ पर भी है, चल 15 × 5, दो कम है या 5 कम है? देखो दो ये है, 2 में, 4 में, 6 में, 8 में, 10 में, 12 में, 14 में, इसमें 2 है, इसमें 2 एक बार है, इसमें 2 2 बार है, इसमें 2 एक बार है, इसमें 2 2 3 बार है, इसमें 2 एक बार है, इसमें 2 2 बार है, इसमें 2 एक बार है, 2 1 3 4 3 7 1 8 9 10 1, तो जो कम रहेगा वो जवाब रहेगा यार। 2 है मेरे पास 11 बार, तो 11 मेरा जवाब। 5 तो मेरे पास ज्यादा बार है, 5 15 बार तो यहाँ है, एक 5 मेरे पास 10 में भी है, एक 5 मेरे पास यहाँ 5 में भी है, एक 5 यहाँ मेरे पास 15 में भी है, तो 5 है मेरे पास 18 बार। तो मुझे ये देखना है कम कौन सा है, कम है 2, तो 2 की पावर 11 मेरा जवाब हो जाएगा। इसलिए ये सवाल थोड़ा ट्रिक ज़्यादा हो गया है, लेकिन समझ लीजिए। अब अपन आगे आगे चलते हैं। अगर किसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाए, बहुत अच्छा सवाल है रिमाइंडर थ्योरम का, ये वाला सवाल मेरे भाई आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर किसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाए तो शेष 13 बचता है, इसी संख्या के वर्ग के 3 गुने को, अगर किसी संख्या को, कोई नंबर है, तो 21 से विभाजित किया जाए तो जो रिमाइंडर बचता है वो बचता है 13। इस 3 गुने को सेम भाग किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा? कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें लग रहा होगा सर संख्या तो पता ही नहीं है कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है पता है, कि जो काम आप इस संख्या के साथ करते हो ना, वही काम रिमाइंडर के साथ कर दो। 13 का स्क्वायर करो, इंटू 3 कर दो, आंसर ये मानने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। 13 का स्क्वायर 169 इंटू 3, तो आगे सोल्व कर दो।
होती है 27, पीछे बचा 2, 16 थी 48 और 2 50, 507 में 21 का भाग लगा दो। और भी शॉर्ट हो सकता था, लेकिन उतना कंफ्यूजन में आपको जाने की जरूरत नहीं है। 21 दूनी 42, 2 बार 8 बजे 87, 21 चौका 84, पीछे बच गया 3, रिमाइंडर आ गया 3। भाग लगाने के बाद शेषफल आप देखिए 3 आ गया। यानी जो काम आप नंबर के साथ करने वाले हैं वही काम आप रिमाइंडर के साथ भी कर सकते हैं। शेषफल थ्योरम का यही मतलब है। यदि किसी संख्या को 342 से, अगर किसी संख्या को 342 से भाग लगाया जाए तो वो संख्या का शेषफल जो है वो आता है 47। इस संख्या को 18 से भाग लगाया जाए तो शेषफल क्या आएगा? तो बहुत प्यारा तरीका बताऊं क्या? बस तुम ऐसे सवालों में हमेशा ही देखना एक चीज होगी कि 18 का इसमें भाग लगेगा, 342 में 18 का भाग पूरा पूरा जाएगा। देखना 18 एकम 18, पीछे बचा 18 दूनी 36 यानी 16, 16 और 2 162, 162 में 18 का भाग गया 19 बार, यानी पूरा पूरा भाग जाएगा। 18 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और जब पूरा पूरा भाग जाए ना तो रिमाइंडर थ्योरम कहती है अगर नया जो भाजक है उसका पुराने वाले भाजक में, पुराने वाले डिवीजन में पूरा पूरा भाग जाए तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना, 43 के अंदर इस 18 का भाग लगा। 18 दूनी 36, 43 में से 36 गया 11, 11 आपका जवाब आ जाएगा। बहुत प्यारा सवाल एनटीपीसी में पूछा गया। ये सारे सवाल पूछे हुए हैं, बस इतना वक्त नहीं है मेरे पास सब कुछ करने के लिए, ड्यूटी के बाद ये सब कुछ करने के लिए कि मैं इनमें एक एक ये लिख सकूं कि कौन सा सवाल कौन सी शिफ्ट में पूछा हुआ है। बाकी सारे सवाल आपके लिए पूछे हुए हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है ये सवाल, तो एसएससी के अंदर भी सबको हिला के बैठ गया क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग था। सब लोग इसमें 1.5 मिनट 2 मिनट ले रहे थे और मैं इसके अंदर 5 ही सेकंड लेता हूँ। बहुत ही प्यारा ये सवाल है, बहुत ही प्यारा। आप ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए। ज़्यादा सवाल नहीं है, 15 सवाल और है और मैं सारी चीज़ें इसमें कवर कर दूंगा अभी 15 ही सवालों में। देखिए मेरे भाई, टू पॉजिटिव नंबर बोलता है दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है, यानी दो धनात्मक संख्याएं हैं ए और बी, दो धनात्मक संख्याएं हैं ए और बी, इनमें 2001 का अंतर है। अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को विभाजित करने पर ए में से ए बड़ा है, बी का भाग लगाएं तो भागफल 9 आता है। मतलब इस तरह से है कि ए में बी का भाग लगाएं तो यहाँ भागफल 9 आता है। यहाँ जो आने के बाद शेषफल जो आएगा वो आता है 41। भागफल 9 है, मतलब 9 इंटू बी प्लस 41 के बराबर है। तभी तो होगा भाई, जब मैं एक के अंदर बी का भाग लगाऊंगा तो 9 बार तो पूरा जाएगा और पीछे बचेगा 41, यानी 9 को अगर बी से गुणा करके 41 जोड़ दूं तो ये ए आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। जैसे मैं बोल देता हूँ 40 के अंदर 6 का भाग लगाएं तो भागफल तो 6 है, अंदर 3 का भाग लगाएं तो भागफल तो 13 है, शेषफल 1 है। तो मैं लिख सकता हूँ 40 बराबर भागफल कितना है 13, 13 इंटू 3 और शेषफल बराबर 1। तो भागफल है 9 इंटू प्लस 41, लिख दिया मैंने। आगे क्या? बड़ी संख्या के अंकों का योग बताओ, बड़ी संख्या के अंकों का योग बताओ। अगर बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, डिजिट का सम क्या होगा? डिजिट का सम, बहुत प्यारा सवाल है। मैंने इस सवाल को पता है कैसे उड़ा दिया? तुम्हें डिजिट सम का मालूम है क्या? जैसे मान लो ये है 7 2 3 5 4 5 3 2 4 7, इसमें डिजिट सम निकालना है। तुम पता है ये ट्रिक पता है क्या? जब मुझे इसका डिजिट सम निकालना है, ध्यान से सीखना, जब मुझे इसका डिजिट सम निकालना है तो मैं एक चीज करूंगा, जहां जहां नो बने ना उनको खत्म कर दूंगा। जैसे 7 और 2 9, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 2 और 7 9, जहां जहां नो बनेगा ना वहां वहां डिजिट सम मैं खत्म कर दूंगा। और पीछे बचेगा 3 और 3 6, तो इसका डिजिट सम 6 आएगा। यानी जो जो नो का गुणज होगा, नो का गुणांक होगा, वो सब डिजिट सम 0 देने वाले हैं। जैसे जोड़ के भी देख लो, मान लो ये है 5 3 4 6 2, इनको जोड़ो 5 और 4, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20,
और 20 को फिर से जोड़ो तो 2 और 0 2, डिजिट सम कितना आया 2। और वैसे मैं डायरेक्ट कहता तो 5 और 4 है 9 यानी 0, 6 और 3 9 यानी 0, तो पीछे कितना बचा 2। यानी डिजिट सम के अंदर बहुत प्यारा कंसेप्ट ये है कि जहां जहां 9 हो जाए ना उसको 0 बना दो। गुरुजी इससे क्या काम करोगे? यहाँ पे बहुत प्यारा काम करने वाला हूं, समझना। क्योंकि ए है बड़ी संख्या, ए ही तो है बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या के अंकों का योग बताओ यानी डिजिट सम बताओ, बड़ी संख्या का डिजिट सम बताओ। तो बड़ी संख्या बनी हुई 41 से, जो भी 9 का बी पता नहीं क्या है लेकिन 9 का गुणज है, बी पता नहीं क्या है लेकिन 9 का गुणज है। और जो 9 का गुणज होगा, जो 9 का मल्टीपल होगा, वो डिजिट सम में 0 देगा। और आगे है 41 यानी 4 और 1 5, तो पूरा डिजिट सम आ गया 5। मैंने कुछ कैलकुलेशन करी ही नहीं तो मेरा जवाब आ गया इसमें सीधा सीधा 5। सीधा सीधा क्या जवाब आ गया? 5। बहुत प्यारे तरीके से इस सवाल को मैंने उड़ा दिया था मात्र 5 सेकंड में। कोई इक्वेशन नहीं बनाई, लोग यहाँ इक्वेशन बना रहे हैं, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सोल्व करे जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये बहुत प्यारा सवाल है, इसको भी मैं देख लेता हूँ। एनटीपीसी 2019 के अंदर मेरे भाई, मैंने जोधपुर में लगभग 7 से 8 बैचेस लिए हैं, 1200 के, 1100 के बच्चों के, हर बैच में इतने स्टूडेंट्स थे। ऐसा ना सोचिए कि मैंने इतना कमाया है, इंस्टीट्यूट मेरा नहीं था, मैं वहाँ पे पढ़ाता था एज ए मैथ्स फैकल्टी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, एनटीपीसी के अंदर तो काफ़ी कुछ मैंने पाया है नॉलेज। यदि 6 अंकों वाली संख्या 479 एक्स वाई जेड 7 11 13 से पूर्णतः विभाज्य है तो एक वाई प्लस जेड भाग एक्स का मान क्या होगा? बहुत प्यारा सवाल है, बस सवाल आते हैं तो उनका एक पैटर्न होता है, एक्स वाई जेड। मेरे प्यारे भाई 7 11 13 से पूर्णतः विभाजित है, कोई संख्या 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित है ना, इसका मतलब उस संख्या के अंदर 5 भी मौजूद है, 7 भी मौजूद है, कुछ और है कि नहीं मुझे पता नहीं। यानी उस संख्या में 5 7 35 तो मौजूद है, उस संख्या के गुणज में 35 तो है। इसी तरह कोई संख्या 7 11 और 13 तीनों से विभाजित है, डिविजिबल है, तो ये तीनों उस संख्या के गुणांक है, उस संख्या के फैक्टर है, उस संख्या के तीनों फैक्टर है यानी गुणनखंड है, ये तीनों मौजूद है। तो तीनों को गुणा करूंगा, तीनों को जब गुणा करूंगा तो आ जाएगा 11 7 77, 13 7 93, 1001, 1001, ये 1001 के बराबर है। और 1001 वाले से पीछे वाला एक कंसेप्ट रिलेट करते हो या नहीं करते हो, क्या पता तुम रिलेट नहीं भी करना चाहो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि अगर कोई संख्या 7 11 और 13 तीनों से डिविजिबल है ना, तो इसका मतलब वो संख्या 3 3 के पेयर में है, 3 3 के पेयर में है। जो 3 इधर लिखे हुए हैं वही 3 इधर लिखे हुए हैं। वेरीफाई कर देता हूँ पिछले कंसेप्ट से, के पेयर में, तो इस पेयर का पहला डिजिट क्या है और इस पेयर का पहला डिजिट क्या है? 1। मतलब पहला डिजिट जो भी है वहां पे 1 लिख देंगे, पहला अंक जो भी है वहां पे 1 लिख देंगे, और बचे हुए बीच में 0 0, इसका ये गुणांक है। देख लीजिए ना, ये भी गुणांक है, मैंने क्रॉस वेरीफाई कर दिया। फिलहाल तुम इतना सीख लो, भी कोई भी संख्या 7 11 13 से डिविजिबल है तो वो 3 3 के पेयर में होगा, इस तरह से 2 बार में। तो इसका मतलब ये संख्या एक्चुअल में है 479, 479। यहाँ से पता चला ये x है, ये y है, ये z है। मुझे बोला y प्लस जेड यानी 7 प्लस 9, बोला 16 बटे, बहुत प्यारा ये सवाल। बस याद रखना है ये कि कोई संख्या 7 11 13 से डिविजिबल है मतलब वो 3 3 के पेयर में है 2 बार। ऐसा सवाल आ जाए तो क्या करना है पता है? तुम सोचो क्या करना है एक बार के लिए। देखो ज़्यादा सवाल नहीं है, लगभग 15-20 सवाल और है, यानी आधा घंटा के आसपास और लगेगा, तो इतनी ही देर बने रहिए। मैंने बोला था शुरू के आधे घंटे में मैं कंसेप्ट डेवलप करूंगा। अब जो सवाल है ना वो प्योरली साल पूछे हुए सवाल है, अब आपका बने रहना जरूरी है मेरे भाई। जो बच्चा अभी तक वीडियोस देख रहा है, इसका मतलब मैं मानूंगा कि वो सच में उसमें कुछ तो फोकस जैसी चीज है, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है वो, और अच्छा कंटेंट देख के भाग नहीं रहा है, हवाई बातों के उलझन में नहीं रहा है वो, कुछ अच्छी चीजों की परख है उसे।
ऐसे सवाल जब भी आते हैं ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे व्यंजक, ये पूरा जो व्यंजक है पूर्णतः विभाजित है, हर प्राकृतिक संख्या। तो पता है ऐसी संख्या में कोई भी एक प्राकृतिक संख्या रख दो, एन के बराबर कोई भी प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या का मतलब नेचुरल नंबर का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, नेचुरल नंबर का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, नेचुरल नंबर का मतलब होता है सर 1 2 3 4 5, ये जो है ना, तो आप रख दो, सबसे छोटी रखो ना, फिर जब कोई हर के लिए लागू करता है तो सबसे छोटी रखो, सबसे छोटी संख्या रखो। तो सबसे छोटा रखा 1 1 की घात 4 प्लस 6 6 इंटू 1 की घात 3 प्लस 11 11 इंटू 1 की घात 2 प्लस 6 6 इंटू 1 प्लस 24। तो 24 6 इंटू 1 है 11 इंटू 1 का स्क्वायर 1 1 इंटू 11 11, 1 का क्यूब 1 1 और 1 की घात 4 और 1 7 18 और 6 24 और 24 48, जवाब आ गया 48। यानी सीधी सी बात है, ऐसे सवालों में एक रखो और जो जवाब आए वही जवाब है, जो जवाब आए वही जवाब है। बहुत प्यारा सवाल है पूछा हुआ है, और ऐसा ये नहीं है कि ऐसा ये एक ही सवाल मैं दे रहा हूँ कि सर ऐसे कितने सवाल हम करेंगे, बहुत सारे सवाल पूछे गए, नहीं, ये एक एक सवाल हर शिफ्ट में पूछा हुआ है, 10 10 12 12 शिफ्ट में। ये वो सवाल मैंने छांटे हैं जो बार बार पूछे गए हैं, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये पूछेगा। 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 है। तो मध्य का कोई भी 3 पूर्णांक है, जैसे पहला नंबर है, एक नंबर है उसका स्क्वायर, फिर उसके अगला नंबर है उसका स्क्वायर, फिर उसके अगला नंबर है उसका स्क्वायर, इनका अगर योग 2030, इन सबको जोड़ दूं तो 2030 आता है। मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि इक्वेशन बना के ऐसे सवाल करो, ये तो फिर फेल होने का उत्तम मार्ग है, जिसे हम नहीं चाहते। आपको क्या करना है, ऐसे सवालों में 2000 से 25 26 27 28 दे रखा है, तो यहीं से शुरुआत कर लो। मान लो ये संख्या है 25 26 27 ही है, 3 25 का स्क्वायर 26, ऐसे ऑप्शन से ही डायरेक्ट ट्राई करो। अगला 26 है, अगर इससे नहीं बैठेगा 26 27 28 यू ट्राई करेंगे, इससे भी नहीं बैठेगा 27 28 29 तैयारी करेंगे, और 27 है, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729। पूरा सोल्व मत करो, पहले यूनिट डिजिट ट्राई कर लो। यूनिट डिजिट मतलब क्या, जीरो तो आ रहा है ना आखिर में, 9 और 6 15 15 20, यानी जीरो आ रहा है, तो मैं कह रहा हूँ पूरा भी सही है, इसका मतलब जीरो आ रहा है तो बैठ जाएगा लगभग, तो जोड़ दो। तो इस तरह से मैं जोड़ता हूँ, क्योंकि मैंने ही उठाया है। अब मुझे पूछा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे सवालों में ये नहीं है मेरे प्यारे भाई कि बस मुझे पता लग गया और मैं 25 क्लिक करके आगे बढ़ गया। मैं फेल होने का एक एक और बेहतरीन तरीका ढूंढ चुका कि मैं ऐसे सवालों में ऐसे निकाला और टिक करके भाग गया। अब मुझे पता करना है कि पूछा क्या है। सर पूछा है कि इन पूर्णांकों का मध्य पूर्णांक क्या होगा। मध्य होगा, ये है 25, ये है 26, ये है 27, तीन लगातार मल्टी नंबर है, मध्य कौन सा है 26, तो मेरा जवाब होगा 26। समझे ना मेरे भाई, पूछ ले आखिरी कौन सा है तो आखिरी का जवाब देना 27। बहुत प्यारे सवाल है, ऐसे सवाल भी बहुत पूछता है। निम्न में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी पता करना है कि सर कई सारे तरीके में, एक यूनिवर्सल तरीका बताता हूँ। कई बार क्या होता है ना, कई जगह आप अलग अलग ट्रिक देखते हो ऐसे सवालों की, पर वो ट्रिक क्या है ना, किसी किसी पैटर्न की लगती है, वो सारे पैटर्न ब्रेक नहीं कर पाते। मैं यूनिवर्सल तरीके बताता हूँ ताकि आप कोई भी सवाल कर सको। मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं 50 सवाल आपको करवाऊँ, मैं चाहता हूँ 50 तरीके की चीजें आपको बताऊं, ताकि हर एक अपने आप में कंसेप्ट हो। जब मैं 1.5 2 घंटे पसीना बहा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे ना, तो कुछ मतलब निकले मेरे भाई। 8/15 14/33 7/13 11/13, इन सब के अंदर मुझे ढूंढना क्या है, मुझे ये ढूंढना है कि सबसे छोटा क्या है। वैसे कई सारे तरीके हैं। पहले तो मेरा ये मानना है कि अगर सारी संख्याएं इस तरह की है तो मैं, अगर कुछ कॉमन नीचे आ जाए तो काट दो, कुछ नीचे सेम सी संख्या आए तो काट भी सकते हो, कोई बड़ी बात वो नहीं है। मतलब सबको मैं चाहूं तो 3 से गुणा कर सकता हूँ, जो बड़ी है वो बड़ी रहेगी, जो छोटी है वो छोटी रहेगी। अगर सारी संख्याएं किसी कॉमन नंबर से कटे तो काट भी हम सकते हैं, लेकिन नहीं कट रही है। तेरह तो किससे कटेगा, नहीं कटेगा, चलो छोड़िए। फिर एक बढ़िया तरीका बताता हूँ, 2 2 के पेड़ में लीजिए, 7/13 11/13, तो इसमें तो मुझे सेम है कि वो छोटी है। जब नीचे सेम आता है तो जो बड़ी है वही बड़ी है, जो
छोटी है वही छोटी है। तो पूछा क्या है मुझे, स्मॉल पूछा है, तो बड़ी वाली कट गई, तो बड़ा हो नहीं सकता। नीचे लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 500, एक में ऊपर लिखा हुआ है 201, एक में ऊपर लिखा हुआ है 190, इनमें बड़ी कौन सी है? भाई नीचे तो दोनों में सेम है, तो ऊपर जो बड़ी है वही तो बड़ी हो गई। तो इस वाले सवाल में जो ऊपर बड़ी है तो ये बड़ी हो गई, तो ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे रेस से हट गई। इन तीनों में मैं सोल्व कर लेता हूँ। तो मैं दो का पेड़ उठा लेता हूँ, 8/15 और 7/13 और 14/33, ये पेड़ उठा लेता हूँ। एक ऑप्शन में 11/13 काट दिया है, मैं आपको बढ़िया से तरीके सिखाता हूँ। आप क्या करो, ज्यादा कुछ करे भी ना, सीधा सीधा तरीका, बहुत ही आसान तरीका, क्रॉस गुणा करो, क्रॉस गुणा, तो इससे गुणा करो, इसको उससे गुणा। 13 × 8 104, 15 × 7 15 7 है 105, 13 8 है 104, 15 7 है 1। इसमें जो बड़ी संख्या आई ना जिधर, वो ये बड़ी है, वो छोटी है, तो ये भी कट गया। पीछे कौन बचा? सेकंड स्टेप ये हो गया। थर्ड स्टेप, सर थर्ड स्टेप 2 और नंबर बचे, 8/15। मैं बहुत तसल्ली से सिखा रहा हूँ ना, इसलिए टाइम लग रहा है, वरना तो मैं इन सवालों को बहुत फास्ट फास्ट, क्योंकि मेरे को कैलकुलेट करना है, मुझे तो पता है ना। आगे मैं गुणा करूंगा, 15 इनको क्रॉस गुणा करूंगा इससे, इसको क्रॉस गुणा करूंगा इससे। 33 को 8 से, 15 को 14 से, 15 × 14 करूंगा, 15 225 और 10, ये आ गया 210। इनको इससे करूंगा, 8×3 = 24, 8×3 = 24 और 2 26। जो बड़ा आया वो बड़ी संख्या है, जो छोटा आया वो छोटी संख्या है, तो इसका मतलब ये सबसे छोटी है, 14/33, 14/33। बहुत बढ़िया सर। फिर से एक सवाल लाया हूं मैं आपके सामने, मैं ऐसा नहीं है कि भाई एक ही कंसेप्ट करवा के भाग जाऊंगा, थोड़ा टाइमिंग लग सकता है इसमें, बट आप बिल्कुल भी डरोगे नहीं। ये तो मैं बहुत आसानी से बना सकता हूँ। मुझे इसमें तो क्या एक कॉमन चीज दिख गई, मुझे ये तो सवाल मुझे इसे गुणा करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता क्या पता चल गया, इसमें 13 है, इसमें 13×2 = 26 है, 13×3 = 39 है, 13×4 = 52 है, इसका मतलब इसका LCM भी ले सकता हूँ। ले लिया, इसमें क्या है? 52, 9×4 = 36, कोमा 2 को 17 से गुणा, 39 से जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, सभी का एलसीएम आना चाहिए। तो ये है 13 से 3 बार, ये 13 से 2 बार, 13 से 1 बार, 13 से 4 बार, 13 × 12, 12 तो 12 एलसीएम आएगा। तो क्या 12 बच गया, 12 × 9 108। अब आप इसमें दूंगा तो आप देख लेना, मैं देख 6 बार जाएगा, 6 × 17 102, 6 × 17 102, 39 का 28, 52 का 3 बार जाएगा, 33 3 99, ऐसे लिख देना, यानी एलसीएम ले लेना। जब आसान होता है ले लेना, इसमें ऐसा मुझे आसान लग नहीं रहा था, इसे मुझे एलसीएम लेना आसान लग नहीं रहा था। 13 आते हैं, 30 15 अलग अलग नंबर है, इसमें मुझे दिख गया कि सब 13 के पहाड़े में आते हैं, आसान है तो ले लिया। इसमें देखना है सबसे जो छोटा है वही छोटा है, 99 सबसे छोटा है, तो बस यही सबसे यही सबसे, ये देख लेना, छोटी पूछी ना, बड़ी तो नहीं पूछी। तो ये एलसीएम वाला तरीका भी मैंने सिखा दिया, वो भी दिखा दिया, जिस तरीके से आप करना। ऐसे बड़ा पूछे तो इसमें जो बड़ा है वही बड़ा है, और इस वाले तरीके में जो बड़ा है वही बड़ा है, ठीक है। दोनों तरीके बार बार सीखना, बार बार सोल्व करना। ये वाला सवाल देखिए क्या क्या करते हो, 2/7। अब आपका विवेक रहेगा, आप किस तरीके से सोल्व करना चाहते हो। मेरा काम है सारे कंसेप्ट आपके सामने रख देना, और बहुत बेहतरीन, बहुत तसल्ली से रख देना। मेरे प्यारे भाई, कौन सी संख्या सबसे बड़ी भिन्न है? बड़ी है तो कुछ भी नहीं, देखो ज्यादा सोचना, सीधा सीधा समझ आते हैं यार, बड़ी है, बड़ी बड़ी बड़ी। पहले इन दोनों को पहले solve करना खत्म करो ना, पहले इन दो को solve कर लो, इन दो को solve कर लो, जो कॉमन है इन दो की है, ये बड़ी है, 1/3 इधर आ गया, ये विनर आ गया, सेमीफाइनल, ये फाइनल में पहुंच गया। इधर से देखते हैं, 5 के 20, 18, जो बड़ी है वही बड़ी है, तो छोटी वाली को हटा दो, ये फाइनल में आ गया 5/। अब 6 एकम 6,
5 थी, ये 15, यानी दिखने में ये बड़ी दिख रही थी। तो ये मेरा बहुत प्यारा तरीका, दो दो के पैर में कर लो, ये सबसे ऐसे समझ लो आंखें बंद करके करने का तरीका है। बट ये तरीका फेल कब होता है, मतलब मजा नहीं आता जब इतनी बड़ी बड़ी संख्या आए। यहाँ तो दिखने में हलवा लग रहा था, वैसी बड़ी बड़ी संख्या आए ना तो पक्का सोचना कि 100 में से 99 बार कुछ मामला छुपा हुआ है, एलसीएम वगैरह कुछ तो कट रहा है, कुछ तो कट रहा है। ये मैंने एलसीएम लिया, कुछ बच्चे इसका एलसीएम नहीं कह के, एलसीएम एक यूनिवर्सल तरीका हो गया, इसमें कुछ मेहनती बच्चा या समझदार बच्चा ये भी कर सकता है। पहले मैं कंसेप्ट सिखाता हूँ, उसके बाद उसकी धजिया उड़ाता हूँ। धजिया का मतलब है कि बेसिकली मैं उसमें आपको कुछ सोच इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ। सबको अगर 13 से गुणा कर दूं, सबको 13 से गुणा कर दूं, मान लो सब संख्याओं को 13 से गुणा करने पे क्या फर्क पड़ेगा? अरे सभी को 13 से गुणा करूंगा तो जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा, जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। सभी को तो गुणा कर रहा हूं, तो देखो 13 से गुणा किया तो 13 से 13 कट गया, 13 से ये 2 बार कट गया, 13 से ये 3 बार कट गया, 13 से ये 4 बार कट गया। अब मैं एलसीएम ले लूंगा, 2 3 4 का 12, तो यहाँ पे 1 है, 1 से 12, 12 इंटू 9 108, और एलसीएम का 12 इंटू 9 108। वही बात आई ना, 2 से 6, 6 7 है 102, 17 102, 3 से ये 4 बार 4 156 56 112, 4 से 3 बार 3, वही चीज़ आई ना, ये भी यहाँ पे भी आई, क्या फ़र्क आया बस एलसीएम का फ़र्क आया। तो ये भी आप मैंने जो शब्द बोले ना सारे सीखना कि अगर किसी नंबर से कटे तो काट दो, या 13 से कट रहा था काट दिया, बेसिकली 13 से गुणा करने का मतलब है 13 इसमें से काट दिया, एक बार इसमें, 2 बार इसमें, 3 बार इसमें, 4 बार, किसी कॉमन नंबर कट जाए तो काट दो, ऊपर भी नीचे भी कहीं पे भी कट जाए तो काट दो। बहुत सारी चीज़ें मैं सिखा चुका हूँ आपको, ये सवाल तो मेरे ख्याल से हमने कर लिया है। कुछ बदलाव है क्या? नहीं है। देन व्हाट विल द मिडल इंटीजर सेम? If A and B are odd numbers, then which of the following is even? Wow, what a question! मतलब ये बहुत प्यारा सवाल है, बस करना क्या है ना, जैसे बोले ना मेरे भाई वैसे ही रख देना कि अगर A और B विषम संख्याएं हैं तो यहाँ पे विषम रख लो। A और B अगर विषम है तो इसकी जगह 1 मान लो भाई, अगर विषम बोला है तो इसकी जगह 1 मान लो, इसकी जगह 3 मान लो, और रख के देख लो और बताओ इनमें से कौन सी इवन नंबर होगी। जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ रखता हूँ, दोनों सेम भी रख सकता हूँ, अलग अलग भी रख सकता हूँ, मैं अलग अलग ऐसे ही रख रहा हूँ, 1 3 और 1 इंटू 3, 3 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, तो ये तो विषम संख्या आ गई, इवन नहीं है। देन 1 3 और -1, 1 से 1 कट गया, 3 बच गया, ये भी विषम है, यानी 1 3 1, 1 और 3 4, 4 और 1 5, ये भी नहीं। 1 3 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3 दूनी 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, ये है सम। यानी मुझे यहाँ पर संख्याएं एक एक रख के देख सकता हूँ या 1 3, बोला है दोनों विषम संख्याएं हैं तो मैं विषम संख्याएं रख देता हूँ ना, और देख लेता हूँ किसको जोड़ने से सम आता है, मुझे किसी रूल की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेष 3 रहता है यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए। ये तो मैं ऑलरेडी सीखा, आपने पहले किया था, ये भी शेषफल प्रमेय का ही भाग है, थोड़ा सा इसमें बदलाव है, मतलब इम्प्रोवाइजेशन है हल्का सा। दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर क्रमशः 21 और 28 बचता है, यानी ये पहली संख्या है n1, इसको 33 से भाग दिया तो शेषफल बचा 21। ये दूसरी संख्या है n2, अगर इसको 33 से डिवाइड किया तो शेषफल बचा 28। दोनों संख्याओं के योगफल को यानी n1 और n2 को अगर मैं 33 से भाग दूं तो क्या बचेगा? तो पता है जो काम इनके साथ करते हो ना वही काम इनके रिमाइंडर के साथ कर लो, जो पहले बोला था वही अभी भी बोल। इस और इनको जोड़ना है तो इनको जोड़ दो, 8 और 1 9, 2 और 2 4, 2 और 2 4, और इसमें भाग लगा दो 33 का, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 49 में से 33 गया 16। गुरुजी 16 आंसर है, जवाब आ गया। बहुत प्यारा सवाल, इस सवाल को आप उड़ाइए। ऐसे सवाल तो बहुत पूछता है रेलवे, ऐसे सवाल तो मतलब ये समझ लो कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछे गए। अगर ये सवाल आप बनाना सीखोगे तब तो आप बहुत सारा ये समझ लो फायदा उठा पाओगे पेपर में, क्योंकि ऐसे सवाल तो भरमार आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, रैंडम क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, है ना। दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पे भागफल 15 है, तो संख्याओं का योग बताइए। देखो दो संख्या है, मान लीजिए दो संख्या है ए और बी, मान लीजिए उनका गुणा है, दो संख्या है
पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, इनका गुणा दे रखा है 9300। क्लियर है? पहली और दूसरी। छोटी संख्या को बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पे भागफल है 15 है। यानी बड़ी संख्या के अंदर छोटी संख्या का भाग लगाते हैं तो भागफल आता है। सीधी सी बात है यार, बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या 15 गुणा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या 15x है। क्या बड़ी बात है? अगर मैं बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाऊंगा, x कट गया 15 ही तो आएगा। ऐसे सवालों में उलझना नहीं है। ये बोल रहा है बड़ी संख्या के अंदर भाग दिया तो 15 आएगा, तो सिंपल सी छोटी 15 1300। मुझे बस इतना सा बताना है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या भाग देने पर भागफल कितना आया मेरे भाई? 15x। तो छोटी संख्या x हो गई, बड़ी संख्या 15x हो गई। अब मुझे निकालना है संख्याओं का योग कितना निकालना है। तो 15 का लगा दिया, 15 3 75, 15 6 90, 15 6 90, 3 37, का मतलब x बराबर आ गया। मेरे भाई मुझे बोला क्या है, एक संख्या x है, एक 15x है, तो मैं x की वैल्यू रख के दोनों संख्या निकाल सकता हूँ। मुझे बोला है दोनों संख्या योग क्या होगा। योग क्या होगा मतलब एक संख्या x है, दूसरी 15x है। x और 15x का शॉर्ट बता रहा हूँ, आप चाहो तो 25 रख लो इधर भी इधर भी, लेकिन और आसान बता रहा हूँ। दोनों का योग है x और 15x 16x, और x की जगह 16 रख दो, 400 जवाब। दोनों का योग है 400। अलग अलग निकालने की अलग अलग नहीं, योग पूछा है। इसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/10 से अधिक, 1/7 से 10 अधिक है। कोई संख्या है उसका 1/5, मान लीजिए किसी संख्या का x का 1/5 उसी x के 1/7 से 10 अधिक है। ये सवाल, वह संख्या क्या है? बहुत प्यारा सा। तो इस इक्वेशन को सोल्व कर लो। सर 7 और 5 बराबर हो जाए, या तो ये डायरेक्ट कर लो, बोला है उसी से, या थोड़ा सा कुछ मान मून के भी कर सकते हो। जैसे आपको जब भी ऐसा सवाल आए 1/5 और 1/7 का अंतर, तो आप क्या करो, इनका एलसीएम मान लो। वो संख्या मान लो, वो संख्या है 5 और 7 का एलसीएम 35। 35 के अंदर 5 का भाग दिया तो आया 7, और 7 का भाग दिया तो आया 5, और इन दोनों का अंतर जो 2 है ना, वो बराबर दे रखा है 10 के। दोनों का अंतर जो है ना 2, वो बराबर दे रखा है 10 के। यही बोला मेरे भाई। संख्या अगर 35 है तो दोनों का अंतर 2 10 के बराबर दे रखा है, तो यहाँ से 1 आ जाएगा 5 के बराबर। 1 अगर 5 के बराबर है तो 35 किसके बराबर होगा? 35। ऐसे भी मैं तो आप मान के भी उड़ा सकते हो, डायरेक्ट भी उड़ा सकते हो। इक्वेशन बनाना चाहो तो इक्वेशन बना, ठीक है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। तो मेरे भाई इसके अंदर क्या करा, एक विद्यार्थी को 5/16 ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने 5/6 जो ज्ञात किया, मान लो वो जो नंबर है उसका 5/6 ज्ञात किया, वो उस नंबर के 5/16 से, नंबर के 5/16 से 250 ज्यादा था। इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो, आपका जवाब आ जाएगा। इक्वेशन को सोल्व करने से भी जवाब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ऐसा मान लो कि वो जो नंबर है वो, ये नंबर 2 है आपके सामने, 5/6 और 5/, वो नंबर है 16 और 6 का कोई एलसीएम ले लो। एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हो। मान लो 16 और 6 का एलसीएम है 48, तो वो नंबर है 48। मुझे 48 का 5/16 ज्ञात करना था। 48 का 5/16 होता है 16 3 48, 3 5 15, 15 ज्ञात करना था।
लेकिन मैंने 48 का 5/6 ज्ञात कर लिया, यानी 5/6 मतलब 6 से 48 8 बार, 8 पंजे 40, मैंने 40 ज्ञात कर लिया। बेसिकली मेरे यहाँ पे अंतर आ गया 25। जो मेरे यहाँ पे अंतर है 25 का, वो वास्तव में अंतर है 250 के बराबर। तो एक का मतलब आ गया 25 से 250 10 बार। तो मैंने जो नंबर 48 माना है वो बन जाएगा 48 इंटू 10 480। 480। तो आप ऐसे मान के कर सकते हो, बहुत आसान हो जाएगा। माना कैसे 48? 16 और 6 का एलसीएम, और इक्वेशन सोल्व करोगे तो अब आएगा। किसी लड़की से एक संख्या को 7/8 से गुणा करने के लिए कहा गया, किंतु उसने 7/8 से भाग लगा दिया। मतलब उसको बोला कि 7/8 से गुणा कर, लेकिन उसने 7/8 से भाग लगा दिया। भाग लगाया मतलब उसने गुणा किससे करा? उल्टा से, 8/7। और अंतर जो था 15 का था, मतलब उस संख्या को 7/8 से गुणा करना था, लेकिन उसने 8/7 से कर दिया। तो आप यूं समझिए कि x का जो 8/7 है और x का जो 7/8 है, इन दोनों का अंतर 15 का। आगे आप इक्वेशन सोल्व करोगे, आपका जवाब आ जाए। तो आप इक्वेशन सोल्व कर लीजिए। क्या हो तो 8 2 7 56, 7 से ये 8 बार, 8 इंटू 8 64x, माइनस 8 से 7 बार, 7 7 49। आप कहोगे 64x में से 49x गया, 15x बराबर 15 इंटू 56 पर मैं क्वेश्चन से सिखा रहा हूँ आपको, x बराबर 56। तो वो क्या आपके साथ सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट हो जाएगा 6 और 5 11। संख्या के अंकों का योग है, ना कि वो संख्या पूछी है। संख्या आपसे पूछ हम बता देते। बहुत ज़्यादा सवाल अब नहीं है, मेरे ख्याल से ये आखिरी कुछ सवाल है, 4-5 सवाल और है। तो थोड़ी देर और रही है, 10 मिनट। और कितने ज़्यादा बड़ा सेशन भी नहीं हुआ है, मुझे लगा 3 घंटे के आसपास जाएगा, ये तो मुश्किल से 1.5 घंटे का हुआ है। 2 घंटे से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। और बहुत सारे सवाल, बहुत सारे टाइप मैंने आपको कवर करवाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वाकई में मेरी ये जो मेहनत है ये पसंद आएगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। तो वही तो मेरा मोटिवेशन है। बाकी तो आपसे अभी तक एक चवन्नी भी मैंने कभी लेने का सोचा नहीं है। इसमें ये कर लीजिए 50 40 30 20, ये घात में 30 है और ये घात में। सबसे बड़ी संख्या कौन है? इस सवाल में क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। तो ये सवाल में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे सवालों में दिमाग में बिठा लो कि कॉमन संख्या कुछ कट सके तो काट दो। जैसे यहां पर मैं देख रहा हूं सबके आखिर में 0 है, तो मैंने 0 हटा दिया। पीछे बचा इनकी घात 5, 4 की घात 4, 5 की घात 3, 6 की घात। इनको देखो 3 की घात 5, 4 की घात 4, तो 3 की 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 और 3 243, 243। ठीक है। 4 की घात 4 256, 5 की घात 3 125, और 6 की 6 दूनी 6। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या अपने आप मेरे भाई हो जाती है 3 की घात 50। जो यहाँ पर सबसे बड़ी दिख रही है वही सबसे बड़ी होगी। इसमें बोला है सबसे बड़ा, तो ये सबसे बड़ा हो जाए। तो आपको अगर कॉमन कोई नंबर दिखे तो आप हटा सकते हो उसको, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। जो यहाँ पर अभी बड़ा है, अगर इनकी घातें सबकी 10 कर दूं तो फिर जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा। ठीक है। ये कैलकुलेशन वाला सवाल है, तो इसे आप बनाइए। आपको पता होना चाहिए पहले किसे सोल्व करेंगे। पहले जैसे ये छोटे ब्रैकेट हैं इनको सोल्व करो, उसके बाद इसको सोल्व करो, देन इसको सोल्व करो, और इधर भी सेम इनको ब्रैकेट को सोल्व करो, फिर इस ब्रैकेट को सोल्व करो, पूरे बड़े ब्रैकेट को। ये कैलकुलेशन सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्योंकि ऐसे सवाल काफ़ी सारे पूछे गए हैं। ठीक है। कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। यदि 8 अंकीय संख्या है 320 43 पी 88 4 से विभाज्य है तो पी अधिकतम मान। बहुत प्यारा सवाल, काफ़ी प्यारा सवाल है, और बहुत सारे लोगों ने ये सवाल गलत करा है। ये सवाल लगभग 92% लोगों ने गलत करा था। 4 का भाग लगाना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं ऐसे सवालों में। मैं कहता हूँ तुम्हें ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। कुछ समझ में नहीं जब आए ना, कि ऐसे सवाल कई बार दिखते हैं। जैसे आप डिविजिबिलिटी बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ के गए, 11 की 9 की, लेकिन सवाल कुछ अलग ही आ गया। अब जब ऐसे सवाल आ जाते हैं तो आप ज़्यादा ही परेशान हो रहे हो उस स्थिति, तो सीधा 4 का भाग लगाओ। 32 में पूरा चला गया, फिर 0 में चला गया, इसमें भी चला गया। अब 3 में यहाँ मान लो मैक्सिमम में 9 रख लूँ, रख के देख लो जो ऑप्शन में है। ऑप्शन में मैक्सिमम 9 है, 9 रख के देख लिया तो 39। 39 के अंदर भाग दोगे
4 का तो 36, 9 चौका 36, 3 बच गया, 3 से 8 रख दिया 38, 4 का भाग 9 चौका 36, 2 बच गया 28, 28 में 4 का भाग 7 बार चला गया ना, तो 9 से हो गया काम। मैक्सिमम वैल्यू 9 की रख सकते हो, रख के देख लो। कहने का मतलब अगर ऐसे सवालों में ऑप्शन सीधा आ जाए तो रख के देख लो, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। संख्या, अब ऐसे सवाल भाई आपको पजल करते हैं, लेकिन घबराना नहीं है, सही से रीड करना है। ऐसे सवाल बहुत सारी शिफ्ट में पूछा गया, यही कारण है कि मैं यहाँ आपके सामने लेके आया हूँ। संख्या 7, 3, 4, 1, 2, 9, 6, 8 के अंकों को लेफ्ट से राइट की तरफ अवरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में रखा। ये जो भी नंबर है इसको हमने लेफ्ट से राइट यानी ये लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते क्रम में, इधर छोटी संख्याएं इधर बड़ी संख्या रखी, और फिर मैंने कौन सा अंक राइट से पांचवा होगा, इधर से पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांच, इधर से पांचवा अंक कौन सा होगा। तो या तो आप पूरा रख के देख लो, वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। मैं डायरेक्ट तरीका बताता हूं ना आपको, इधर सबसे बड़ी संख्या आएगी तो 9 सबसे, ऐसे ढूंढ लो ना कि सबसे बड़ी संख्या वो 1 नंबर पे आएगी, तो 9 1 नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद 8 2 नंबर पे आएगा, फिर 7 3 नंबर पे आएगा, फिर 6 4 नंबर पे आएगा, 5 नंबर पे क्या आएगा, 5 खुद तो है नहीं तो 4 आएगा, तो 4 आ जाएगा 5 नंबर पे। यानी इधर से ढूंढना है ना, तो इधर सबसे बड़ी पहले आएगी, फिर उससे छोटी आएगी, फिर उससे छोटी आएगी, फिर उससे छोटी आएगी, फिर इससे छोटी 4 है। जरूर थोड़ी ऐसे में पूरा लिख के देखूं, मैं बाकी के डिजिट देखूं, मुझे लिखने ही नहीं पड़े, तो आप ऐसे ढूंढ सकते हो और आसान हो जाएगा। ये बहुत प्यारा सवाल है, इसका भी तोड़ मैं बहुत सेकंड्स में देना चाहता हूँ। इसका मान किसके बराबर है। अब बच्चे कई बार गुणा कर करके देख रहे हैं, यहाँ पे बस जिसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड ज्यादा है वो जीत जाएगा। सारे नंबर सेम है, देखो 6 8 9 3.5 6 0 3.3, 6 8 9 3.5 6 0 3.3 0 3 0 1 9 3 0 1 9। शुरू में जीरो का वैसे भी मतलब है नहीं अगर कुछ पॉइंट वगैरह नहीं है तो। देखो सारे डिजिट सब में सेम, सारे नंबर सारे सेम है सब, बस पॉइंट का फर्क है। तो ऐसे सवालों की ट्रिक बताऊं, बस आप गिन लो, बस आप गिन लो, बस आप गिन लो कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5। सवाल में पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट है टोटल। इसके में एक एक है, इसमें पॉइंट के बाद एक है, एक और एक दो, और इसमें पॉइंट के बाद 4 है, टोटल 6 है। किस सवाल में पॉइंट के बाद 6 डिजिट है वो जवाब है, इसमें पॉइंट के बाद 4 और 3 7 6 होने चाहिए, 7 हो गए। इसमें पॉइंट के बाद 4 और 2 6 और 2 8, 8 नहीं। इसमें पॉइंट के बाद 2 और एक 3 और एक 4, 4 नहीं 6 होने चाहिए। इसमें पॉइंट के बाद 3 और 3 6, ये मेरा आ गया जवाब, ये मेरा आ गया जवाब। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अगर डिजिट सेम थे तो मैंने सीधा सीधा देख लेना है, कुछ डिवाइड कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना। बहुत प्यारा ये सवाल है, और ये तो आखिरी होना, ये आखिरी सवाल है, इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। देखते हैं मेरे भाई, 11 की पावर बटे 10 की घात 7। तो ये बेसिकली सवाल क्या है, पूरा लिखने की बजाय यहीं पे यहाँ 11 10 11, 11 की घात ऊपर 7 है, 11 की घात ऊपर इंटू 10 की घात नीचे 7 है, 10 की घात ऊपर 10 है, 11 की घात नीचे 10 है, 11 की घात ऊपर 9 है, 11 की घात ऊपर 10 की घात नीचे 9 है। आगे बाद में देख, बेसिकली 10/11 में मुझे बदलना है, यानी मुझे ऊपर 10 रखना है नीचे 11 रखना है, मुझे समझने की कोशिश। ऊपर देखो 10 मैंने लिख दिया, जितनी घातें हैं वो मैं रख लेता हूँ। ऊपर 10 है तो प्लस में 10, और नीचे 7 और 9, अगर नीचे है तो वो माइनस में आएगा। देखो याद रखना, नीचे 7 और 9 कितना हो गया 16, 7 और 9 कितना हो गया 16, घातें हमेशा ऐड होती है, और नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, माइनस का बटे 11 रख दिया। 11 के ऊपर घात है 10, अब ऊपर से नीचे आएगी तो भी माइनस होगा, नीचे से ऊपर जाएगी तो भी माइनस होगा। ऊपर 7 और 9 कितनी 16, माइनस का रख दिया, माइनस का कितना रख दिया, तो ऊपर हो गई 10 की घात माइनस का, और नीचे हो गई 11 की घात 10 की घात माइनस का 11 की घात।
इस तरह से अगर मैं पूरा देखूं तो ये हो गया 10/11, जो बराबर है 10/11, 3m। अगर आधार समान हो, बेस इक्वल हो तो घातें भी बराबर होती, यानी हम कह सकते इनकी घात, सॉरी 3m+17 बराबर, 17 उधर गया, 3m बराबर माइनस का 6 माइनस और 6 माइनस, और m बराबर -23। क्या सर, अद्भुत सवाल है, जिसको भी डाउट है वो फिर से एक बार देख लीजिए। तो ये था एक बेहतरीन सेशन। उम्मीद करता हूँ कि पूरा चैप्टर आपके समझ में आया होगा। मेरी यही कोशिश रहेगी कि कल के दिन आपको ट्रिग्नोमेट्री की क्लास प्रोवाइड करवा दूँ, 1 घंटे के अंदर पूरी ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करवा दूँ, और देन जल्द ही एक चैप्टर ज्योमेट्री का भी नेक्स्ट डे में आपको रिवाइज करवा दूँ। इसी तरह से सेशन के अंदर और ज्योमेट्री के अंदर भी सारे डाउट सोल्व कर दूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, और कोई भी तरीके का डाउट है तो कमेंट करके पूछिए, कौन सा टॉपिक में आप आगे पढ़ाई करना चाहते हो, रिवीजन करना चाहते हो, पूछिए। और वीडियो अगर आप लगातार क्लास देख रहे हो, अब तक देख रहे हो, तो आप वाकई में काफ़ी सिंसियर और सीरियस स्टूडेंट हैं, तो मुबारक हो। इतना अच्छा कंटेंट पढ़ने के आप लायक हैं, तो वाकई में सक्सेस डिजर्व करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो क्लास को, ताकि आगे ज़्यादातर लोगों के पास रीच होए। हाइप करना नहीं भूलिएगा, है ना, अगर आपको वाकई अच्छा लगे। सब्सक्राइब आपने कर रखा होगा, तभी आपके पास मैं पहुंच जाता हूँ। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मेंटरशिप प्रोग्राम जो 2026 के लिए रहेगा, उसके बारे में जल्दी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, या उससे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में खुश हो, खूबसूरत हो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।